मेरा पेट यार, कभी ना भरने वाला एक ब्लैक होल है। मम्मी पापा को जब ये पता चला तो उन्होंने खास मेरे लिए एक फ्यूनरल हाउस खोल दिया, क्योंकि इस लाइन में एक अनकहा नियम है। जो भी दानव प्रेता वहां आते हैं उनमें कुछ ना कुछ बचा हुआ खून सत रह जाता है। कुछ दशक पहले पूरी दुनिया पर अचानक ढेरों दानव जानवरों ने हमला कर दिया था। इंसानों ने खून बहा बहाकर सीखा कि दानव के खून और उनके कोर खाकर ताकत बढ़ाई जा सकती है। पर बचे हुए दानव के शरीर को चाहे कच्चा खाओ या पकाकर, खाने वाला हर इंसान बिना किसी अपवाद के मर जाता था। और चूंकि हर साल हजारों लाखों दानव मारे जाते थे, अगर उनके शव समय पर ठिकाने ना लगे तो वो पॉल्यूशन का सोर्स बन जाते। इसीलिए दानव फ्यूनरल हाउस बनने लगे। यही वजह थी इसकी शुरुआत की। पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, प्रेतों में बचा हुआ खून सत मुझे जिंदा रखने में कम पड़ने लगा। एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो पापा जियांग वानली के साथ शव उठाते वक्त मैंने पूछ लिया, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, दिल कर रहा है दानव का एक टुकड़ा मांस खा लूं। ये सुनते ही, बेटा कितनी बार बोला है तुझे दानव का मांस नहीं खाना, दानव का मांस नहीं खाना। अगर फिर से इसकी बात सोची तो अभी टांग तोड़ दूं मैं तेरी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतना बढ़िया मांस खाकर पेट भर जाता, आखिर क्यों नहीं खा सकते। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर जियांग वानली समझ गए कि इसे फिर से वही बीमारी लगी है। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने दीवार पर लिखे बड़े बड़े अक्षरों की तरफ इशारा करते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, बोल, दीवार पर क्या लिखा है? दानव नहीं खाना। खाने से आंखें लाल हो जाती हैं और पॉल्यूशन में बदल जाता है इंसान। मैंने पापा की उंगली की दिशा में देखा, थोड़ा उलझ गया कि दीवार पर क्या लिखा है। मेरी उल्टी सीधी बात सुनकर पापा को गुस्सा तो आया, पर मेरी मासूम आंखें देखकर उनका गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ गया। बेटा, बचपन से तुझे एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खिला पाया, तेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है। पर यह दानव का मांस सच में नहीं खा सकते। मैं देखता हूँ खाना तैयार हुआ या नहीं, ये कुछ शव तू खुद निपटा ले। कहते हुए जियांग वानली की परछाई धीरे धीरे दूर होती गई। मैं सामने पड़े दानव के शव को देखकर मुंह में पानी लाता रहा। आयरन टेल ईगल, इसकी स्किन की क्वालिटी तो तीसरे लेवल की लगती है। ये कहते कहते मन नहीं माना और मैं आयरन टेल ईगल को इंसिनरेटर के पास ले गया। तभी जेब में अचानक गर्मी महसूस हुई और मेरे हाथ रुक गए। पलक झपकते ही एक किताब हवा में उड़ने लगी। अरे ये तो वही कॉमिक बुक है जो मैंने दोस्त के लिए ली थी। ये ऐसी कैसे हो गई? अभी मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक एक सुनहरी रोशनी मेरी आंखों के सामने चमकी। जब मैंने फिर आंखें खोली तो पूरी सुनहरी किताब मेरे दिमाग में समा चुकी थी। मैंने बिना सोचे सिर हिलाया और तुरंत कुछ सुनहरे शब्द मेरी आंखों के सामने उभर आए। हे भगवान, ये क्या चीज़ है? क्या ऊपर वाला भी देख नहीं पा रहा कि मैं भूखा मर रहा हूँ? पर यह सिस्टम असली है या नकली, कुछ पक्का नहीं। थोड़ी देर सोचकर मैंने फैसला किया, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैं लड़ते हुए मर सकता हूँ, पर भूख से नहीं मरूंगा। तभी मम्मी पापा दौड़ते हुए आए और परेशान होकर चिल्लाए, बेटा हमें तेरे पापा के साथ कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, तेरे दादाजी दूसरे शहर में हैं, हालत बहुत खराब है। मुझे लगा शायद बहाना बनाकर दानव खा रहे हैं। मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, अच्छा हुआ मर गए। एक सेकंड के लिए हवा जैसे रुक गई। मम्मी ने चेहरा सख्त करके कहा, बेटा अभी क्या बोला तूने? गलत बोलने का एहसास होते ही मैंने फौरन बहाना बनाया, मैं बोल रहा था जल्दी चले गए ना। मतलब दादाजी इतनी जल्दी कैसे चले गए? 80 साल की उम्र तो अभी दुनिया घूमने की होती है, इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? मम्मी ने सिर हिलाकर ठंडी सांस ली। ये कुछ दिन घर पर ही रहना, स्कूल में मैंने तेरी छुट्टी लगवा दी है। हम जब तक नहीं हैं, अगर कोई दानव प्रेता लेकर आए तो प्रोसेस के हिसाब से ले लेना। ये सुनकर मेरा मन खिल उठा। खुद पेट भरना ही मुश्किल है, स्कूल की प्रैक्टिस भी सीख नहीं पा रहा। खासकर जब आगे फ्यूनरल हाउस का हेड बनना है तो पढ़ाई की उम्मीद पहले दिन से ही खत्म हो चुकी थी। यही सोचकर मैंने अंदर की खुशी दबाकर जवाब दिया, ठीक है मम्मी, आप दोनों सफर सही सलामत करना। माँ ने मेरा समझदार चेहरा देखकर आ भरी। अलमारी में तेरे लिए पैसे रखे हैं, भूख बर्दाश्त ना हो तो एक बोतल दानव का खून सत खरीद लेना। फिर से माँ को परेशान मत करना। ठीक है पापा, समझ गया। पलक झपकते ही मम्मी पापा गए। 1 घंटा हो गया। आयरन टेल ईगल पकाने के मसाले लेने मैं दवाई की दुकान पहुंचा। जॉन अंकल, आपकी नकली दवाइयां हर बार बढ़ती जा रही हैं, ध्यान रखिए वरना कंप्लेन कर दूंगा। बूढ़े जॉन ने हंसते हुए गाली दी, तुझे क्या पता, नकली सामान ही ज्यादा बिकता है। थोड़ी नोक झोंक के बाद मैंने अपनी लिस्ट दे दी। जॉन अंकल ने लिस्ट पर एक नजर डाली, सब सस्ती चीजें हैं, खुद जाकर ले ले। मैंने जरूरी मसाले उठाए, पैसे देकर घर की तरफ चल दिया। घर लौटते वक्त एक जानी पहचानी शक्ल देखकर मेरा पूरा बदन कस गया। छोटी बोतल, इधर आ। छोटी बोतल स्कूल में मुझे मिला निकनेम है। बचपन से मैं सिर्फ दानव का खून सब पीकर ही जिंदा रहा हूँ। पर यह खून सब बहुत महंगा होता है और घर की हालत भी अच्छी नहीं। स्कूल में मैं अक्सर बाकी बच्चों को दी जाने वाली फ्री खून सत की बोतलों का बचा हुआ आखिरी हिस्सा चाट लेता था। ज्यादातर बच्चों को बोतल के नीचे बचा वो थोड़ा सा हिस्सा फालतू लगता था, पर वक्त के साथ छोटी बोतल, बोतल भाई ये मजाक में दिया नाम मेरी पहचान बन गया। फिलहाल में वापस आते हैं। मैं मुड़कर प्रिंसिपल की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ कैसे? मुझसे नाटक मत कर, मैं खास तौर पर तुझे ढूंढने आया हूँ। आगे से लान लान को झांसा देकर खाना पीना ऐंठना बंद कर। मैं जो कभी प्रैक्टिस की दुनिया का गर्व था, अब एजुकेशन फील्ड की बदनामी बन गया हूँ। अगले 5 मिनट प्रिंसिपल का मुंह एक सेकंड नहीं रुका, बस उलाहने देता रहा। वो जिस लान लान की बात कर रहे थे उसका पूरा नाम डोंगफांग लान है।
उसके पापा दानव से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद वो मेरे स्कूल में आ गई। सब जानते हैं मैं और डोंगफांग लान बचपन के दोस्त हैं। पर मेरी भूख बढ़ती ही जा रही थी। डोंगफांग लान भी दिन ब दिन खूबसूरत होती गई। उसके पीछे भागने वालों की भी कमी नहीं थी। तो मैंने एक फैसला किया, डोंगफांग लान की मर्जी के खिलाफ जो भी उसे छोड़ने के लिए मुझे कहता, उससे कम 5 बोतल दानव का खून सत लेता। इस तरह मैंने सैकड़ों बोतलें इकट्ठा कर ली। ये सब याद करते करते प्रिंसिपल की डेली की डांट भी लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे मेरे हमेशा जैसे हाल में देखकर उन्होंने बेबसी से कुछ जोड़ा। फिर प्रिंसिपल ने मुझे कुछ बोतलें दानव का खून सत और दे दी। मेरा पोता भी इतना नहीं खाता, और तू है कि कितना भी खा जाए। इतना कहकर प्रिंसिपल बड़बड़ाते हुए बिना पीछे मुड़े चले गए। सीन बदलता है। मैं जल्दी से फ्यूनरल रूम में लौटा। एक कढ़ाई चढ़ाई और आयरन टेल ईगल के टुकड़े काटकर उसमें डाल दी। पूरे आधे घंटे धीमी आंच पर पकाया। हवा में एक बेहद लालच वाली खुशबू फैल गई। वक्त बीतता गया। मैं इस स्वाद के आगे टिक नहीं पाया। आखिर एक सूखा मशरूम मुंह में डाल ही लिया। मुंह में जाते ही मजेदार ये 3 शब्द दिमाग में गूंज उठे, और उसी पल मशरूम अंदर जाते ही मुझे दानव का खून सत पीने जैसा एहसास हुआ। भले ही ये फीलिंग बहुत तेज नहीं थी, पर साफ महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने खुलकर खाने का फैसला किया। मरना है तो मरे, कम से कम पेट भरकर मरूंगा तो अच्छा भूत बनूंगा, और फिर अगर मैं नहीं रहूंगा तो मम्मी पापा भी नया करेक्टर बना सकेंगे। यही सोचकर मैं और बेखौफ होकर खाने लगा। सिर्फ आधे घंटे में मैं 5 बार हड्डियां तक चाट गया। हे भगवान, इतने सालों में पहली बार पता चला कि संतोष और पेट भरा होना किसे कहते हैं। इतने सालों की भूख और तकलीफ आखिर किस काम की थी। मैं पहली बार पेट भरकर खाने के जश्न में डूबा ही था कि अचानक पेट में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। फौरन शरीर की हर सेल असाधारण रूप से एक्टिव हो गई। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि क्यों। तभी हाथ पैरों में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ गई। क्या ये स्कूल वाली एनर्जी है? यार, पहले जब भूख से पेट पीठ से चिपका रहता था तब शरीर हिलाना भी मुश्किल था। कभी प्रैक्टिशनर बन ही नहीं पाया। अब पेट भरा तो अचानक जाग गया। क्या ये इसलिए क्योंकि शरीर को कभी पूरी संतुष्टि नहीं मिली थी? यही सोचते ही मेरे मन में एक जबरदस्त खुशी दौड़ गई। पर मेरी ये तब्दीली अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सुनहरी रोशनी फिर मेरी आंखों के सामने चमकी। इसके साथ ही दिमाग में एक ऊर्जा प्रवाह वाला चित्र भी उभर आया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या ये सिर्फ कोर खाने से ही स्किल मिलती है? तो मैंने सिर्फ दानव का शव खाया, फिर भी मिल गई। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने फौरन शरीर के हाथ पैरों में दौड़ रही एनर्जी को स्कूल दी गई प्रैक्टिस मेथड के हिसाब से चला शुरू किया। आधे घंटे बाद मुझे पूरे बदन में बड़ा सुकून महसूस हुआ। आंखें अचानक खोलते हुए बोला, आखिरकार मैं भी प्रैक्टिशनर के पहले लेवल पे पहुंच गया। हा 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 हा। सीन बदलता है। समय दोपहर 2 बजे का हो गया। दानव के शव उठाने वाली गाड़ी समय पर गेट पर आ गई। जियांग वानली, जल्दी बाहर आओ, शव लेने का वक्त हो गया। अंकल, मैं जल्दी से गेट पर पहुंचा। अंकल, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, शोक मनाने गए हैं। अच्छा, तो ये शव मैं दूसरी फ्यूनरल हाउस भेज देता हूँ। अंकल रुकिए, मैंने पापा के साथ बहुत प्रैक्टिस की है। इतने सालों से इनके साथ जलाता आया हूँ। ये शव मुझे संभल जाएगा। बस आप इन्हें अंदर पहुंचा दीजिए। पक्का है ना? ये तो कल रात मारा गया 8वें लेवल का हाउलिंग मून डॉग है। संभाल पाएगा तू? अंकल आप बेफिक्र रहिए, ठीक है संभल कर। इतना कहकर अंकल ने पीछे खड़े कुछ लड़कों को सामान उतारने का इशारा किया। फिर अंकल ने ध्यान दिया कि कोई देख नहीं रहा। धीरे से मुझसे बोले, बोतल, ये कुछ दानव प्रेत सीनियर्स ने गलती से मारे हैं। खून निकालते वक्त ध्यान से नहीं निकाला गया। ठीक है अंकल, समझ गया मैं। अंकल मेरी हालत देखकर मुस्कुराए। अच्छा हाँ, आजकल शहर में भी माहौल शांत नहीं है, कभी कभी दानव घुसपैठ कर आते हैं। रात को बेवजह बाहर मत घूमना। ठीक है, समझ गया। और हाँ, 3 दिन बाद कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा, आलस मत करना। 3 दिन ही पॉल्यूशन लिमिट है, आप इसकी चिंता मत करो। 3 दिन में सब निपटाने की गारंटी है। सीन बदलता है। अंकल और बाकी लोग जा चुके थे। मैं 8वें लेवल के होलिंग मून डॉग को देखकर बिना चाहे मुंह से लार टपका रहा था। डॉग के पास जाते ही दिमाग की सुनहरी किताब, नहीं नहीं, दिमाग की सुनहरी किताब फिर से एक नया पन्ना खोलती है। 8वें लेवल होलिंग मून डॉग, कमर का मांस, टेक्सचर आम, मांस थोड़ा सख्त, हड्डी ज्यादा, खाने से ताकत बढ़ती है, स्वाद औसत, शहद और पुरानी सूप में थोड़ी मिर्च मिलाकर सॉस बनाओ, स्लाइस काटकर 20 मिनट भिगो, शहद वाली डिप के साथ खाने पर स्वाद और बेहतर। शहद डिप की रेसिपी थोड़ी ताकत बढ़ाने में मदद करता है, हल्का किडनी फंक्शन बूस्ट करता है और पेट भरने में मदद करता है। कमेंट, कुत्ता सच में नहीं खाना चाहिए। मैंने रणनीति से कमेंट को नजरअंदाज कर दिया। ये किताब भी अजीब नखरे वाली है। 8वें लेवल का होकर भी नजर में नहीं आया। डॉग मीट हॉट पॉट, सुना है पुराने जमाने में लोग डॉग मीट खाने से डरते थे, वरना उन्हें ट्रोल किया जाता था। अच्छा हुआ मैं उस जमाने में नहीं रहा। मांस खाने पर भी ट्रोल होना पड़े, कितना डरावना। चाबी लोहे के फ्रेम पर रख दी, पिच सहलाया, फिर भूख लगी, पानी चढ़ाया, संतरे के छिलके डाले, मांस की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बहुत ही संतोषजनक। दोपहर और शाम दोनों वक्त मैं आयरन टेल ईगल खाता रहा। जब आखिरी वाला भी खत्म हुआ तो पूरी दुनिया मुझे और खूबसूरत लगने लगी। शरीर की एनर्जी में हुए बदलाव महसूस करते ही एक ठंडी सांस खींची। क्या मैं दूसरे लेवल पर पहुंच गया? मैंने सिर्फ 3 खाए थे। सबसे हैरान करने वाली बात थी नाखूनों में हुआ बदलाव।
पहले पत्थर पर ही निशान बनता था, अब तो जैसे टोफू में घुसने जैसा आसान हो गया। कम से कम स्मॉल परफेक्शन लेवल तक तो पहुंच ही गया। किताब के हिसाब से आम इंसान को इस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 कोर खाने पड़ते हैं, साथ में लगातार प्रैक्टिस भी। और मैं सिर्फ 3 आयरन टेल ईगल खाकर यहाँ पहुंच गया। इसी पल मुझे लगा मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पूरे 7 दिन मेरे दिन ऐसे ही गुजरे, सीधा साधा पर सुकून भरा। पेट भर जाना ही सुख है। मम्मी पापा अभी घर नहीं लौटे थे। इन दिनों जो दानव मैं खा रहा था उनका लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा था। सिर्फ 7 दिन में ही मेरी एनर्जी लेवल 7वें लेवल तक पहुंच गई। नाखून ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गए। आर्म एक्स के स्टैंडर्ड से काफी आगे। ग्रेट परफेक्शन स्टेज की स्किल अब पास वाले दानव को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, भले ही मेरा लेवल अभी क्लोज टू मास्टर तक नहीं पहुंचा था। रात को हमेशा की तरह मैंने दानव प्रेत खत्म किया। प्रैक्टिस करते वक्त अचानक मुख्य दरवाजे पर आहट लगी। भौहें सिकोड़कर सोचा, इतनी रात को कौन आएगा। ठीक 12 बजे हॉल की तरफ गया, अलमारी से एक स्टील की तलवार निकाली। ये पापा की चीज है, इतनी रात को आम इंसान फ्यूनरल हाउस में आते। जूते पहनकर गेट देखने लगा, नाक हल्की सी हिलाई, जोर से सूंघा, चेहरे का रंग बदल गया। शहर की दीवार के अंदर दानव, ये बहुत असामान्य है। बाहरी इलाका होते हुए भी दीवार के अंदर दानव का आना, कैसे भी सोचो कुछ ठीक नहीं। इन दिनों अंकल की बातें याद आई। मुझे कुछ समझ में आने लगा। क्या फ्यूनरल हाउस के पास कोई डायमेंशन क्रैक बन गया है। खुद अपने इस ख्याल से डर गया। 13वें शहर में डायमेंशन क्रैक को लेकर बहुत सख्त कंट्रोल है, खासकर जो जंगली हों। मैंने सुनकर पता किया, गेट के बाहर एक दानव है, लेवल करीब 5वां। ये स्किल मुझे हाउलिंग मून डॉग खाकर मिली थी। ग्रेट परफेक्शन लेवल की सूंघने की स्किल 100 मीटर तक का खतरा पहचान सकती है, यहां तक कि लेवल भी अंदाजा लगा सकती है। मेरी नजरें चमकी, मन बहुत उलझा हुआ था। क्या सिटी गार्ड को इन्फॉर्म करूं, या अगर पहले होता तो पहला ख्याल यही होता कि गार्ड को बता दूं, पर अब थोड़ा हिचकिचा रहा था। हथियार साथ है, मारने का जुनून जाग रहा है। मैं अभी 7वें लेवल पर हूं, नाखून ग्रेट परफेक्शन पर है, नौजवानी का जोश चल रहा था। क्यों ना एक मौका ले लूं, शायद कुछ अच्छा हाथ लग जाए। क्लोज टू मास्टर, वो भी क्लोज टू मास्टर वाला दानव। तुरंत मैंने फैसला कर लिया, कौन अपनी ताकत बढ़ाना नहीं चाहता। करते हैं, पहले बाहर वाले दानव पर हाथ आजमाते हैं। नाक सूंघी, हाथ में स्टील की तलवार पकड़ी, जोर से गेट खोला। पर इस दानव को देखते ही मैंने तलवार से लड़ने का इरादा छोड़ दिया। चूहा, एक बहुत बड़ा चूहा, कद मुझसे भी छोटा नहीं, दांत निकले हुए, जंगली सुअर जैसा वहशी, दोनों आंखें लाल, मुझे घूर रही थी। मुंह के कोने से लार टपक रही थी। साफ नजर आ रहा था कि बहुत भूखा पागल है। मैंने गहरी सांस ली, चूहे की तरफ उंगली से इशारा किया, मुंह से हंसी छूटी। आजा इधर। चूहा या तो भड़का या सच में भूखा था, सीधा दौड़ता चला आया। मैं टकटकी लगाकर देखता रहा। किताबों में पढ़ा था, दानव के सामने घबराओ नहीं, तुम्हें उससे ज्यादा तेज होना होगा तभी बचोगे। वैसे भी मेरा लेवल इसे दबा सकता था। जैसे ही वो झपटा, मेरी आंखों में सुनहरी चमक आई। मौका देखकर एनर्जी दौड़ाई, ताकत इकट्ठी की, तुरंत हट गया। दाहिना हाथ जोर से मारा। बस एक ही मूव में चूहा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उसकी रीढ़ पर 5 उंगलियों के निशान देखे, मुस्कुरा दिया, जोर से हंसा। छोटा सा चूहा भी मुझ जियांग पिंग से टक्कर लेगा, बस यही तेरा अंजाम है। थोड़ा शो ऑफ ज्यादा था, पर तुरंत पैर लड़खड़ाए। थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया शायद। पूरा 1 मिनट लगा संभलने में। शव को घसीटते हुए फ्यूनरल रूम ले गया। पहले उसे चीरकर देखा कि कोर है या नहीं। जैसा सोचा था, एक हरे रंग की मूंग के दाने जितनी कोर निकली, साथ में बदबू भी। खाने का मन नहीं था, बोतल में डालकर रख दिया, बेचकर कर्ज चुकाने के काम आएगी। खून सब बोतल में भरने के लिए खाली बोतलें घर में ढेर सारी हैं। शव को इंसिनरेटर में डाल दिया, आग जली, कुछ लकड़ियां डालकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकलकर डायमेंशन क्रैक ढूंढने चल पड़ा। रास्ते में कई अर्थ रैट्स मिले, सब मुझे प्रैक्टिस के काम आए। नाखून पर मेरी पकड़ और मजबूत होती गई। कितनी ताकत लगानी है, इसका अंदाजा भी आ गया। ये अर्थ रैट्स 6ठे लेवल से आगे नहीं थे। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। क्रैक से निकलने वाले दानव का लेवल ही उसके खतरे का पैमाना है। अभी जो निकल रहे हैं वो 5वें 6ठे लेवल के हैं, मतलब क्रैक ज्यादा से ज्यादा 9वें लेवल तक हो सकती है। कुछ लोगों ने रिसर्च की है कि क्रैक के पीछे टूटी हुई दुनिया के टुकड़े होते हैं। हो सकता है कोई महाद्वीप, झील या समुद्र। दानव की ताकत भले सीमित हो, पर खजाना असीमित होता है। कुछ लोग तो निचले लेवल की क्रैक से भी बड़ा खजाना पाकर रातों रात जीनियस बन गए। ये लॉटरी से भी ज्यादा रोमांचक है। चलते चलते घर से 1 किलोमीटर के अंदर ही एक चमकती हुई क्रैक दिखी। आंखें फैल गईं। बिना सोचे मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही क्रैक की रोशनी अचानक धीमी पड़ गई। उसी वक्त साउथ सिटी गार्ड टीम का अलार्म बजा था। साउथ सिटी बॉर्डर में एनर्जी फ्लक्चुएशन, पास की टीम फौरन पहुंचे। ध्यान दें, एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं है। क्लोज टू मास्टर से ऊपर वाले हंटिंग मिशन जारी रखें। रुकी टीम मदद के लिए भेजी जाए। एक चमक के बाद मैंने फिर आंखें खोली और चारों तरफ देखा। पीठ पर बंधी स्टील तलवार अंधेरे में हल्की चमक रही थी। यही है क्रैक के अंदर की दुनिया। 2 गहरी और सुनसान गलियां बाएं दाएं बटी हुई, ऊपर से दोनों एक जैसी लगती हैं। घना जंगल दोनों तरफ, पर मुझे इसमें खतरा महसूस हुआ। नाक सूंघी, बाईं तरफ कम से कम 10-12 अर्थ रैट्स 5वें लेवल से ऊपर के हैं। दाईं तरफ कुछ कम, 7-8, लेवल भी करीब उतना ही। कौन सा रास्ता चुनना है ये बताने की जरूरत नहीं।
इस पल मुझे हाउलिंग मून डॉग की स्किल से मिली सूंघने की ताकत का बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं कैसे चुनता। एक कदम दाईं तरफ बढ़ाया। अंदर जाते ही 7-8 अर्थ रैट्स आंखें लाल किए हुए दौड़ते हैं। मैं जरा भी नहीं घबराया। इतना सफर देखकर अब नौसिखिया नहीं रहा, लड़ना जानता हूँ। हाथ को धार जैसा बनाया, शरीर को झुकाकर, हटकर पलटवार, अर्थ रेट। एक राउंड भी नहीं टिका। 10-15 सेकंड में सब जमीन पर गिर गए। हर एक के सिर पर 5 उंगलियों के निशान। लगा जैसे थोड़ा ज्यादती हो रही है। मैं 7वें लेवल पर हूँ। नाखून ग्रेट परफेक्शन। ये तो सीधे स्मॉल परफेक्शन वालों को भी दबा सकता है। ग्रेट परफेक्शन स्किल क्लोज टू मास्टर के लोगों का स्टैंडर्ड मानी जाती है, और मैंने सिर्फ खाकर हासिल कर लिया। ज्यादा अजीब बात तो यह है कि मुझे ग्रेट परफेक्शन वाली सूंघने की स्किल भी मिल गई। अंदाजा पहले लग जाता है। इन अर्थ रैट्स को छुपकर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। ये भी कोई ज्यादती नहीं क्या? कोड निकालो, आगे बढ़ो। 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार गली से बाहर निकल आया। सामने का नजारा देखकर मैं रुक गया। भौहें सिकुड़ गईं। ये तो मंदिर है। धीरे से सूंघा, कोई खतरा नहीं मिला। पर सामने ये शांत, बुद्ध की रोशनी से भरा मंदिर, ये क्या माजरा है? जब घंटी की गूंज दूर तक फैली, मंदिर के गेट से एक छोटा भिक्षु मुस्कुराते हुए, भड़कीली भिक्षु पोशाक पहने मेरी तरफ आया। छोटे भिक्षु का नमन। आगंत, इस दास ने आपको इंतजार में रखा। मुखिया जी ने आपको अंदर बुलाया है। ये मेरी पहली बार हंटिंग ग्राउंड में आना था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा था लड़ना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है? और सच में इस भिक्षु से कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उसकी तरह अंदाज में पूछा, मैं यहाँ बस गुजर रहा था। मुखिया जी को कैसे पता चला मैं आऊंगा? 1000 बुद्धा माउंटेन के चारों ओर एक फॉर्मेशन है। जैसे ही आप अंदर आए हमें पता चल गया। बस गेट के बाहर दानव मचला हुआ है। कई दिनों से पर्वत बंद है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। शुक्र है आगंतुक जी भाग्यशाली हैं, इस मुश्किल से बच निकले। मेरे मन में सोचा, इतना ताकतवर है ये। अगर 1000 बुद्धा माउंटेन इतना ताकतवर है तो नीचे के दानव क्यों साफ नहीं करते? एक और सवाल जो मैं पूछा, फॉर्मेशन इतनी मजबूत है तो फंसे कैसे हैं? इस वक्त मैं भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये भिक्षु आखिर है क्या। हम भी सोचते हैं बस फॉर्मेशन टूटी फूटी है, बड़ी मुश्किल से मंदिर के दायरे में खुद को बचाए रखते हैं। आगंतुक जी कृपया अंदर आए। मैंने सिर हिलाया। आ ही गया हूं तो डरना कैसा? जो भी हो अंदर तो जाना ही होगा। पर गेट में घुसते ही मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। खून की गंध इतनी ज्यादा क्यों है यहाँ? हल्की जरूर थी, पर मेरी ग्रेट परफेक्शन सुनने की स्किल के आगे बिल्कुल साफ खुल गई। आंगन में भगवा पहने कई नौजवान बैठे थे। गद्दों पर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे, बड़े करुणामय अंदाज में, बहुत प्रभावशाली। पर मैं बहुत सतर्क था। खून की गंध इन्हीं से आ रही थी। भिक्षु ने अंदर आने का इशारा किया, दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। मैं लगभग डर ही गया। बाहर रोशनी कम थी, इसलिए साफ नहीं देखा था, पर अभी उसकी मुस्कुराहट में मुझे कुछ दिखा। मांस के रेशे और खून की गंध भी बहुत तेज थी। मैं उसके पीछे चलता रहा, सिर झुकाए हुए। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे में ले जाया गया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी ने कहा है, मेहमान का सम्मान होना चाहिए। खासकर इस वक्त 1000 बुद्धा माउंटेन आना आसान बात नहीं। आगंतुक जी पहले आराम करें, वक्त मिलते ही मुखिया जी खुद स्वागत करेंगे। अच्छा, आगंतुक जी संगारी हैं, मांस पसंद करते होंगे। कल रात मंदिर में एक जंगली मुर्गा गिरकर मर गया था, आपके लिए सूप बना देते हैं। मुझे तुरंत सतर्कता आई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक भिक्षु के मुंह में मांस के रेशे, नियम तोड़ना छोटी बात है। सवाल यह है मांस आया कहाँ से? भिक्षु ने कहा, बाहर से दानव है। मेरे दिमाग में एक ख्याल चमका, वो दानव खा रहे हैं। गद्दों पर बैठे मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद भिक्षु फिर आया, खुशबूदार मांस का एक कटोरा लेकर। हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आगंतुक जी गरम गरम खा लीजिए, हम संत लोग तो मांस नहीं खा सकते। बाकी सारा कढ़ाई में आपके ही लिए है। 1000 बुद्धा माउंटेन में मेहमान बहुत कम आते हैं। मैं उस कटोरे को घूरता रहा, दिल तेज धड़क रहा था। साले, ये भिक्षु मुझे फंसा रहा है। ये कहाँ जंगली मुर्गे का मांस है, ये तो साफ आयरन टेलीगल का मांस है। इसे तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ। खाने पर 3 दिन में ही पॉल्यूशन बन जाता है। अचानक मुझे सब समझ आ गया। क्या वो मांस के रेशे भी दानव के मांस के थे? ये सारे भिक्षु दानव खा रहे हैं साले। कब से खा रहे हैं? अगर एक बार पॉल्यूशन में बदले तो पूरा एक जिंदा तबाही बन जाएगा। भिक्षु मुझे बिना हिले देखकर धीरे से बोला, आगंतुक जी क्यों नहीं खा रहे? क्या स्वाद पसंद नहीं आया? उसकी मुस्कुराहट मुझे विकृत लग रही थी, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। हंसते हुए बोला, स्वाद की बात नहीं है, बस तुम्हारा बनने का तरीका ठीक नहीं है। उसका चेहरा बदल गया। आगंतुक जी का क्या मतलब? खाना नहीं चाहते? हवा तक जम गई। ये कम से कम 9वें लेवल का है। मैंने डर दबाया, आप लोग तो भिक्षु हैं, मांस बनाना कैसे जानेंगे? रसोई कहाँ है, मैं आपको सिखाता हूँ। सूप का कटोरा लेकर मैं बाहर की तरफ चला। वो सन्न रह गया। खतरे का माहौल धीरे धीरे कम हुआ। देखते हैं आगंतुक जी की काबिलियत कैसी है। रसोई में एक कढ़ाई में आयरन टेल ईगल का स्टू पहले से पका रखा था। मन में मैंने सैकड़ों गालियां दी। सच में फंसाना चाहता था। भिक्षु जी, ये मेरा खास तरीका है, कृपया बाहर रुकिए। वो हंसा, ठीक है। दरवाजा बंद होते ही मैं मुस्कुराया। मसाले निकालकर दोबारा बनाना शुरू किया। बेवकूफ बना चाहते थे, सोचा नहीं होगा। खुशबू जल्दी फैल गई। मैंने दरवाजा खोलकर आजमाया। भिक्षु जी, आप भी कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, हम संत लोग मांस नहीं खा सकते। आगंतुक जी खुद ही खाइए। मैं बिना किसी झिझक के तुरंत खाने बैठ गया। बहुत भूखा था। उसकी नजरों के सामने ही डटकर खाया। आधे घंटे बाद पूरी आयरन टेल ईगल, सूप, हड्डी सब पेट में गया।
भिक्षु मुझे कमरे तक छोड़ने आया। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अगले दिन सुबह मैंने दरवाजा खोला। भिक्षु हाथ में एक आयरन टेल ईगल लिए मुस्कुराते हुए खड़ा था। आगंतुक जी, संयोग देखिए, आज फिर एक जंगली मुर्गा मंदिर में गिरकर मर गया। लगता है आपकी किस्मत अच्छी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। आयरन टेल ईगल भी गिरकर मर जाता है? मुझे अंधा समझ रखा है क्या? अच्छा, बहुत किस्मत वाला हूँ। भिक्षु जी, चलिए पुराने नियम के हिसाब से मैं ही बना लेता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर वो मुस्कान मुझे ठंडक दे गई। रसोई से मांस काटने की आवाज आती रही। भिक्षु मंत्र पढ़ते पढ़ते मुस्कुराते रहे। बुद्ध कहते हैं, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? दिन में मैंने फिर से पकाया हुआ आयरन टेल ईगल खाया। तीसरे लेवल का दानव, ज्यादा ताकतवर नहीं था। ये मंदिर बहुत अजीब है, मन कर रहा था चला जाऊं, पर जैसे ही बोलने वाला था भिक्षु आया। अंदाज में कोई मना नहीं कर सकता था। आगंतुक जी, मुखिया जी अभी फ्री हैं। सुना है मंदिर में एक सुंदर नौजवान आया है, बात करना चाहते हैं। मुझे नाराजगी की बात दबानी पड़ी। मुस्कान लाकर बोला, अच्छा, मैं भी बुद्ध धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। ये भिक्षु 7वें 8वें लेवल से शुरू, दर्जनों की संख्या में। अकेले लड़ना मुश्किल था। मुझे एक नियम पता चला, जब तक इनकी लिमिट पार नहीं करता कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोर वाला मांस न खाना, वरना मौत तय है। हर बार जब मैं मना करता, भिक्षु की आंखों में कुछ बदल जाता, हल्की सी हरकत होती। स्कूल क्रैक की बातें सुनी थी, कुछ अलग दुनिया होती है, कुछ टूटे हुए स्पेस, कुछ खत्म ना होने वाले लूप वाले सीन। यहाँ शायद वही दूसरी वाली बात हो। ये भिक्षु शायद 1000 साल पहले के मरे हुए आत्माएं या समय की प्रतीक्षाया हो। गहरी सांस लेकर मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। नहाने की आवाज रुकी। एक सफेद बालों वाले बूढ़े भिक्षु ने बोतल के अंदर से मुस्कुराते हुए मुझे देखा। आगंतुक जी, आप ही हैं जो कल रात आए थे नौजवान? मैंने सिर हिलाया, खुद को शांत दिखाते हुए। हाँ। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मुंह खोलते ही मेरी आंखें फैल गईं। यार, इसमें भी मांस के रेशे हैं। ये 1000 बुद्धा माउंटेन पूरा घिरा हुआ है क्या? खून की गंध नाक में घुस गई। मैंने उल्टी रोकते हुए दबाई। उन्होंने पूछा, आगंतुक जी को हमारा 1000 बुद्धा माउंटेन कैसा लगा? मैंने 8 दांत दिखाते हुए कहा, बहुत अच्छा। खाना पीना बढ़िया है, माहौल भी सुंदर है। बाहर दानव के आतंक की तुलना में तो ये स्वर्ग है। उनकी आंखों में हल्की हैरानी की झलक आई। स्वर्ग? हाँ हाँ, ये तुलना नहीं है। जब पसंद आया है तो आगंतुक जी, हमारे 1000 बुद्धा माउंटेन में क्यों नहीं रुक जाते? हमारा मंदिर भले पतन में हो, पर पुरानी विरासत बहुत गहरी है। स्किलें कम नहीं। कौन सी सीखनी है आपको? मेरी आंखें लगभग बाहर आ गईं। अच्छा नाटक चल रहा है। स्कूल की किताबों में पढ़ा था, इस तरह की क्रैक में ऐसा होता है। ये लोग वैसे लालच में फंसाने वाली नौटंकी हैं। अगर सच में इतने ताकतवर होते तो दानव के हाथों मारे नहीं जाते। यहाँ बार बार लूप में फंसते नहीं। ये लोग शायद जिंदा हों या शायद मरे हुए, पक्का नहीं। पर बूढ़े को मारने के लिए मैंने थोड़ा सोचकर हाँ कह दिया। और ये भी हो सकता है यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल जाए। एक बार कोऑर्डिनेट पता चला, चाहे रिपोर्ट करो या खुद रखो, ये एक बड़ी दौलत होगी। रहना मना नहीं है, पर अभी अभी मिला हूँ, 1000 बुद्धा माउंटेन को समझता नहीं। अगर मुखिया जी मुझे लाइब्रेरी में इनकी हिस्ट्री पढ़ने दें तो शायद बेहतर होगा। बूढ़ा पूरी तरह चौंक गया। इतने सालों में पहली बार किसी ने ऐसी मांग रखी थी। आम इंसान या तो मना करते या स्किल सुनते ही आंखें चमका देते, पर कोई पहले जांच परख करने की सोचे, ये उनके दिमाग में नहीं समाया। मैं इस दौरान उनके चेहरे के भाव को ध्यान से देखता रहा। पता था कि लिमिट पार नहीं हुई, तो और खुलकर बोला, आजकल तो दोनों तरफ की चॉइस का चलन है ना। मुखिया जी क्या सोचते हैं? उन्होंने काफी देर सोचकर सिर हिलाया। ठीक है, पर बूढ़ा सिर्फ 2 दिन का वक्त दे सकता है, कैसा रहेगा? इतने सालों में जो दिमाग हिला नहीं था, वो मेरी बात मान गया, क्योंकि मैंने जो कहा वो सही था। मुझे राहत मिली। शुक्रिया मुखिया जी। अच्छा, इसके लिए मैं पहले देख सकता हूँ? आखिर 1000 बुद्धा माउंटेन की ताकत समझनी है। बूढ़ा फिर सन्न रह गया। प्रोसेस के हिसाब से हाँ करते ही किसी को लाइब्रेरी भेजना था। न मानने पर गुस्सा आता, मार देते। अभी वो खुद भी उलझन में था, गुस्सा करूं या नहीं। मुझे चुप देख मैंने जल्दी से समझाया, मुखिया जी, अगर आप स्किल नहीं दिखाएंगे तो मुझे 1000 बुद्धा माउंटेन की ताकत कैसे पता चलेगी? ताकत पता नहीं होगी तो रहने का फैसला कैसे करूंगा? उसने बिना सोचे सिर हिलाया। भिक्षु को भेजो साथ। उन्हें वक्त चाहिए था सोचने के लिए, आखिर हो क्या रहा है ये समझने के लिए। मैं मन ही मन हंसा। ये बूढ़ा तो नहीं चलता, दिमाग में कुछ गड़बड़ है। झूठा बहुत है, इतना गलत होकर भी झूठा नाटक निभा रहा है। पहली बार दानव प्रेत खाने से इनकार किया, वरना भिक्षु सीधे हमला कर देता। मैं भिक्षु से निपट सकता हूं, पर जरूरत नहीं। दूसरा, ये सारा नाटक 1000 बुद्धा माउंटेन शामिल करवाने के लिए है। असल में मुझसे कुछ चाहते हैं। इस पल मुझे बहुत कुछ समझ आया। शामिल होने पर शायद मैं भी वैसा ही बन जाऊं, आंगन में मंत्र पढ़ने वाला भिक्षु। मुझे शक हुआ, शायद 1000 बुद्धा माउंटेन का मुक्ति पाने का तरीका यही है। शामिल होने पर फायदा मिलता है, पर एक उलझन है। एक बार शामिल होने पर निकलना बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने चालाकी से जवाब दिया, शामिल हो सकता हूँ, पर पहले आपकी ताकत परख लूं, कोई दिक्कत नहीं ना? भिक्षु के पीछे मैं एक 3 मंजिला इमारत तक पहुंचा। आगंतुक जी, ये है स्किल रखने की जगह। 2 नियम है। उनके मन में मैं अब अपना बन चुका था। अंदाज अब काफी नरम था। पहला, स्किल सिर्फ एक चुन सकते हैं, तीसरी मंजिल पर। ज्यादा लालच नहीं करना। मैंने सिर हिलाया। दूसरा, 2 घंटे के अंदर बाहर आना जरूरी है। दरवाजा खुला, मैं अंदर गया। अलमारियों में कई किताबें। 1000 बुद्धा माउंटेन के पास इतनी सारी स्किलें हैं, ये सोचा नहीं था। दरअसल मुझे स्किल की कोई परवाह नहीं। 13वें शहर के स्कूल की गाइडिंग टेक्निक कई बड़े लोगों ने मिलकर बनाई है।
इस छोटी सी क्रैक की स्किल से कहीं ज्यादा ताकतवर। भले ही स्किल हो, मेरे किसी काम की नहीं। 13वें शहर वाले कोड खाने का रास्ता अपनाते हैं, सबसे आसान और सबसे सीधा। सीधे स्किल मिलती है, फंक्शन सीखने की जरूरत नहीं। कोर सीधे ताकत देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि गाइडिंग टेक्निक की परंपरा व्यवस्थित है। मैं सारे संसाधन छोड़कर एक अनजान स्किल सीखूं, पागल हो गया हूं क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछूं किससे? मुझे इतना क्यों पता है? स्कूल के दिनों में मुझे प्रैक्टिशनर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था। उसमें ऐसे ही अजीब किस्से भरे होते थे, जैसे एक जीनियस क्रैक में गया, कोई बेहतरीन स्किल पाली, आखिरी से टॉप 3 तक पहुंच गया, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को शर्मिंदा किया, और बाद में कॉलेज में गुरु चुनते वक्त सब गड़बड़ हो गई। कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो गाइडिंग टेक्निक नहीं समझता। आखिर में खुद ढूंढना पड़ा। बाकी सब तेजी से आगे बढ़ते रहे, वो वहीं का वहीं रह गया। ये उदाहरण अभी भी 13वें शहर में सीख के तौर पर दिया जाता है। बच्चों, ये मत सोचना कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो। इसीलिए मुझे तीसरी मंजिल की स्किल में कोई रुचि नहीं थी, बस बहाना था वक्त बिताने का। एक किताब खोलकर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल पर ज्यादातर अजीब गरीब किस्से थे। यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। करीब 1 घंटे बाद 2 किताबें पूरी पढ़ ली, तभी अचानक नाक हिली। ये कैसी खुशबू है, इतनी अच्छी, दूसरों को नहीं आ रही होगी, पर मुझे हॉलिंग मून डॉग की ग्रेट परफेक्शन सूंघने की स्किल के जरिए आ गई। ये खुशबू लगातार खींच रही थी, रोका नहीं जा रहा था। किताब रखकर मैं ढूंढने लगा। शरीर जैसे चलती फिरती लाश की तरह मशीनी अंदाज में हिल रहा था। मन ही मन घबराया, ये क्या हो रहा है साले? कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता रहा, पर सिर्फ खुद को हिलता देख सकता था। एक अलमारी के सामने पहुंचा, अपने ही हाथ को एक मोमबत्ती की जगह छूते देखा। साले, पागल हो गया हूं क्या? तुरंत हल्की सी आवाज के साथ सामने एक सीढ़ी बनी, गहरी और अंधेरी। नीचे एक तहखाना था। मोमबत्ती उठाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। अंदर से पूरा मना कर रहा था, पर कंट्रोल नहीं था। काफी देर चलने के बाद खट की आवाज के साथ आने वाला रास्ता गायब हो गया। मुझे कंट्रोल वापस मिला। घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? कौन कर रहा है ये सब? चिल्लाया। हवा की सरसराहट, रात में हल्की बारिश जैसी हल्की सी सिहरन। तहखाने में हवा कहाँ से आई? एक उदास, बहुत ही नाजुक सी आवाज गूंजी, किसी औरत की आवाज, बड़ी मोहक। जियांग आदमी, जियांग आदमी, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मैं चौंक गया, मोमबत्ती उठाई, आंखें फैल गईं, दिल तेज धड़का। यहाँ कोई औरत कहाँ है? सामने एक क्रिस्टल ताबूत था। हिम्मत जुटाकर पास गया। अब जो होना है होगा। समस्या हल किए बिना छुटकारा नहीं। साफ देखा। जितना देखा उतना ही चौंका। क्रिस्टल ताबूत में एक औरत लेटी थी, बेहद खूबसूरत, गहरे लाल रंग की पोशाक, कमर पर बंधी हुई, पतली कमर, हाथ में समा जाए इतनी छरहरी। छाती से ही उसका अंदाजा हो रहा था, लेटी होकर भी असाधारण लग रही थी। होंठ खून जैसे लाल, चेहरा शाम की लाली जैसा चमकीला, आंखें चौंधिया गईं। मैंने खुद को बार बार आंखें मलते पाया। अभी लगा जैसे उसकी नजर भी बहकी हुई थी, मेरी तरफ इशारा सा कर रही थी। तभी फिर वो आवाज आई, सांस की तरह हल्की। जियांग आदमी, इस बुद्ध की मुहर हटाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा शरीर फिर कंट्रोल से बाहर हो गया। हाथ बढ़ा क्रिस्टल ताबूत पर लगी सुनहरी मुहर मिटाने के लिए। रुक जा, रुक जा। मन में मैं जोर लगा रहा था, हिलना नहीं चाहता था। ये पक्का कोई बड़ी खतरनाक चीज है। आंखों से साफ दिख रहा था, बहुत खतरनाक। 100 कदम पीछे हटकर सोचूं, ये 1000 बुद्धा माउंटेन है, बुद्ध की जगह। अगर ये शव यहाँ सील किया गया है तो मुझे बाहर निकालने पर मौत तय है। खर खर रगड़ने की आवाज मेरा दिल धड़का रही थी। प्रॉमिस करता हूँ अगली बार जल्दबाजी नहीं करूंगा। डायमेंशन क्रैक वैसे भी इंसानों के आने की जगह नहीं है। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने ही कमरे था। भिक्षु परेशान चेहरे से बैठा था। आगंतुक जी, आपको क्या हुआ था? उसकी आवाज सुनकर मुझे एक अजीब राहत महसूस हुई। चलो, कोई तो है जो पूछ रहा है क्या हुआ। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला, शायद पोषण की कमी है। लाइब्रेरी में 2 घंटे बीत गए, कितना भी आवाज दी, आभार नहीं आए। तब जाकर अंदर गया तो देखा आप बेहोश पड़े हैं। पर घबराइए मत, थोड़ा जंगली मुर्गे का सूप पी ले, ठीक हो जाएगा। मैंने मन में गाली दी। जंगली मुर्गा? अगर आम इंसान होता तो कब का मार दिया होता। दिल की बात दबाकर धीरे से पूछा, और कुछ नहीं? भिक्षु ने उलझन से देखा। आगंतुक जी को और क्या चाहिए? मैं चुप रहा। सूप की खुशबू सूंघी, स्वाद सही है, खुद ही पकाया लगता है, बिना डर के खा सकता हूँ। सच में भूख भी लगी थी। दिल का बोझ उतारकर धीरे धीरे खाने लगा। भिक्षु के चेहरे की मुस्कान बढ़ती गई। शायद मैं बेहोश होने की वजह से बूढ़े ने मुझे फिर परेशान नहीं किया। भिक्षु ने भी स्किल की बात नहीं छेड़ी। इस तरह मैं वहां रहने लगा। बस हर रोज भिक्षु मुझे जो दानव खिलाता, उनकी संख्या बढ़ती गई। दूसरे दिन 7वें लेवल का आयरन टेल ईगल मिला, जिससे मेरे नाखून सीधे परफेक्शन लेवल पर पहुंच गए। तीसरे दिन 9वें लेवल का आयरन टेल ईगल था, जिससे मुझे एक और स्किल मिली, ईगल आई, एक हेल्पर एबिलिटी। आयरन टेल ईगल का खासियत यही होती है खाने में। मेरा लेवल भी 7वें से बढ़कर 9वें तक पहुंच गया। रोजाना 3 आयरन टेल ईगल खाकर तरक्की ना हो, यह नामुमकिन था। पर मेरा मन धीरे धीरे भारी होने लगा। मुझे खुली आंखों दिख रहा था,
पूरे मंदिर में एक अजीब सा बेचैन माहौल फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि भिक्षु की मुझे देखने की नज़र भी बदल गई थी। रात में कमरे में अपनी स्किल परफेक्ट करते हुए मुझे खतरा महसूस हुआ। अगर सारी दुनिया टूटी है तो सिर्फ खुद को मजबूत करना पड़ेगा। पर यह क्रैक ज्यादा से ज्यादा क्लोज टू मास्टर तक ही सीमित होगी, ये सोचकर थोड़ा सुकून मिला। मैं 9वें लेवल पर हूँ, बुरा हुआ तो लड़ते लड़ते निकल जाऊंगा। बूढ़े के कमरे में मध्यम रोशनी, मोमबत्ती हिलडुल रही थी। एक कर्कश आवाज गूंजी। भिक्षु जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। मुखिया जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे दानव का शव खाते देखा, पर पता नहीं क्यों उसमें दानव बनने का कोई निशान नहीं है। तालाब आवाज के साथ मोमबत्ती की रोशनी हिली। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे 1000 बुद्धा माउंटेन के गुप्त नुस्खे के होते हुए कैसे वो दानव रोधी रह सकता है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अचानक भिक्षु को उठाकर गला बांध दिया गया। भिक्षु ने उन क्रूर आंखों को देखा, बेबसी में चिल्लाया, मुखिया जी, मुझे माफ करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। शिष्य ने सच में खुद देखा उसे खाते हुए। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। शिष्य ने सचमुच अपनी आंखों से उसे खाते देखा। बूढ़े ने ध्यान से सोचा, कल 9वें लेवल का आयरन टेल ईगल तैयार करना, अपने भाई को भी ले आना, खुद नजर रखेंगे। जो दानवरोधी नहीं होगा उसे मुक्ति नहीं दी जा सकती। ये 1000 बुद्धा माउंटेन का नियम है, यहाँ का कानून है। भिक्षु को छोड़ा गया। वो हाफते हुए डर के मारे बोला, पर हाल ही में आयरन टेल ईगल भी होशियार हो गए हैं। हमारे 1000 बुद्धा माउंटेन से दूर रहने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का सप्लाई बचा है। फालतू के जानवर, इसकी चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। इन दिनों 1000 बुद्धा माउंटेन के आसपास के आयरन टेल ईगल की शामत आ गई। लगातार 10 दिन में लगभग सब मिटा दिए गए और बूढ़ा और भी बेचैन होता गया। उसके साथ मंदिर के लोग भी बेचैन हो उठे। मुझे देखने का अंदाज ऐसा था जैसे खा जाना चाहते हो। भिक्षु फिर आया, आज भी मुर्गा खाओगे? मैं मुस्कुराकर उससे मिलता रहा। इतने दिनों में मैंने इतना दानव मांस खा लिया कि आखिरकार क्लोज टू मास्टर तक पहुंच गया। पहुंचते ही मेरा मन काफी हल्का हो गया। अब मैं अजय था। बूढ़ा जो भी सोच रहा हो मैं सामना कर सकता था। क्लोज टू मास्टर ही इस दुनिया की सीमा है, मुझे महसूस हो रहा था, वरना मेरा लेवल और बढ़ता। वाकई किस्मत ने साथ दिया। कोई रोज मुझे दानव प्रेत खिला रहा था। कितना अच्छा है। पर जैसे ही ये बात मैंने बोली, बूढ़ा आ गया। आज बूढ़ा आगंतुक जी को एक और डिश देता है। ये कुछ बूढ़े द्वारा बनाई गई दवाइयां हैं। देखा आगंतुक जी तबीयत कमजोर है, विशेष रूप से लाया हूं। मैं हैरान रह गया। सामने रखी चीज देखकर मन खिल उठा। दवाई? ये तो सीधे कोर है। ये कहाँ की दवाई है? बिना जाहिर हुए बोला, तो फिर मुखिया जी का शुक्रिया। फिर सोचा ये सारी दवाई मेरे किसी काम की नहीं। दानव प्रेत खाकर ही स्किल मिलती है। इसे तो बेचा जा सकता है, बड़ा पैसा मिलेगा। गरीब का बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है ना। पर बूढ़े की तीखी आंखें मुझे घूर रही थी। आगंतुक जी, ये दवाई बूढ़े ने खुद बनाई है। बूढ़े की गाइडेंस में ही निकलनी चाहिए। अभी खा लीजिए, असर सबसे बेहतर होगा। मैं थोड़ा चौंका। ये बूढ़ा नेक इरादे से नहीं आया, पर जरा भी नहीं घबराया। अरे, गेम अपग्रेड हो गया क्या? इन दिनों मुझे साफ समझ आ गया, ये बूढ़ा तरह तरह से मुझे पॉल्यूट करना चाहता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं पॉल्यूट नहीं हुआ, वो हाथ नहीं लगा पा रहा। अब दानव प्रेत काम नहीं आया तो अब कोर आजमा रहा है। पर मुझे बिल्कुल डर नहीं। कोर निकलने की बात है तो 13वें शहर के लोग कभी नहीं डरते। मुख्य वजह है गाइडिंग टेक्निक पर भरोसा। गाइडिंग टेक्निक आम फंक्शन से अलग है। 13वें शहर के प्रैक्टिस सिस्टम की नींव है। ये बड़े लोगों ने रिसर्च करके बनाई है ताकि हम कोर निगल सकें। यहाँ तक कि स्कूल में मिलने वाली फ्री खून सब भी इसी का एक हिस्सा है। मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मुखिया जी, धन्यवाद। फिर कोर वाला डिब्बा खोला। एक जो पसंद आया उठाकर निगलने ही वाला था। ये चीज मैं पहली बार खा रहा था। पहले सोचा भी नहीं था कभी कोर खा पाऊंगा, वो भी एक नहीं। बिना डरे मैंने कोर निगल लिया। गाइडिंग टेक्निक चलाई। बूढ़ा मेरी हर हरकत को घूर रहा था। निगलते ही उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी छाई, यहाँ तक कि दानव बनने का हल्का निशान भी महसूस हुआ। पर तुरंत ही वो निशान अचानक गायब हो गया। मैं कोर के स्वाद को महसूस करते हुए सोच रहा था, दूसरे लोग कोर खाकर स्किल पाते हैं, मैं भी शायद पा सकता हूँ। ये कोर मुझे क्या देगा? बहुत उत्सुकता थी। जैसे ही कोर छुआ, दिमाग की किताब का पन्ना पलटा। 8वें लेवल आयरन टेल ईगल, बालिक दानव कोर। दानव नस्ल की एक धुंधली याद, एक निगलने का तरीका। कड़वे फूल और पहाड़ी चाय के बीज के साथ लेने पर दानव खून की एनर्जी शरीर के संबंधित हिस्से को ज्यादा मजबूत करेगी। रिव्यू, खून बहुत कम है, किडनी की हल्की मरम्मत करेगा। शरीर के संबंधित हिस्से, मैं हंसी रोक नहीं पाया, ये तो कमाल है। तो कोर निगलने का भी असर होता है। अगर किताब के नुस्खे से लें तो शरीर को और मजबूत कर सकते हैं। आयरन टेल ईगल में सबसे ताकतवर क्या है? पंजे, आंखें और पंख। पर मैं इंसान हूं, पंख नहीं है, इसे नजरअंदाज करता हूं। पंजे मतलब हाथ, आंखें तो साफ ही है। मतलब मैं आयरन टेल ईगल की कोर निगलकर हाथ और आंखों को मजबूत कर सकता हूं। इस बार मेरे नाखूनों में औरों से कहीं ज्यादा ताकत आ गई। बस कमी ये रही कि नुस्खे के हिसाब से नहीं लिया। थोड़ा अफसोस हुआ। बूढ़ा हैरानी से मुझे घूरता रह गया। उसे लगा जैसे मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे गुस्सा आ गया। आगंतुक जी, आप। बूढ़े ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए इस अजीबो गरीब को पकड़ना है। हाँ, अजीबो गरीब। इतना दानव प्रेत खाकर, फिर कोर खाकर भी दानव बनने का कोई निशान नहीं। ये अजीबो गरीब नहीं तो और क्या है?
उसके मन में एक उत्तेजना भी जागी। क्या मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ? भविष्य में क्या थाउजेंड बुद्धा माउंटेन के पास भी ऐसा कोई तरीका हो सकता है? थाउजेंड बुद्धा माउंटेन सिर्फ एक दानव बनने में देरी वाले नुस्खे के सहारे इतने सालों टिका हुआ है, भूखे मरने से बचा है। मुझे देखकर उसे लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। बूढ़ा उत्साहित हो गया, पर जैसे ही वो हमला करने वाला था, उसके मन में अचानक चेतावनी बजी। वो डरने की बजाय और उत्साहित हो गया। चेतावनी ने उसका शक और पक्का कर दिया। रात को लगा अब यहाँ काफी वक्त हो गया, वक्त निकलने का सोचना चाहिए। पर इतने दिनों में भी मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता गायब हो चुका था। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अचानक पैरों की आहट सुनी। भिक्षु की आवाज आई, आगंतुक जी, मुखिया जी ने बुलाया है। मेरा दिल धक रह गया। मुझे पहले से ही बूढ़े के चेहरे में कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब भिक्षु का आना पक्का किसी दावत के लिए नहीं है। दायां हाथ हल्का हिलाया, मास्टर लेवल की नाखून ताकत महसूस की। दिल को थोड़ा सुकून मिला। क्लोज टू मास्टर लेवल की स्किल, यही मेरा भरोसा है। पर जैसे ही दरवाजा खोला, एक डंडा सीधे सिर की तरफ आया। छुपे हमले पर मेरे नाखून की स्किल फौरन एक्टिवेट हो गई। मैंने डंडे को पकड़ लिया, जरा नहीं हिला। भिक्षु दिल में हैरान रह गया। मैं मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, भिक्षु जी, ये क्या माजरा है? उसका चेहरा लाल पड़ गया। बाकी शिष्यों में गंजे भिक्षु अचानक सब निकल आए। चेहरों पर बर्बरता, आंखें दीवानी, खून की गंध तेजी से फैली, बिल्कुल वैसी ही जैसी कोर खाने के बाद पॉल्यूशन से आती है। भिक्षु जोर से हंसा, पकड़ो इसे, मुखिया जी इनाम देंगे, सबको मिलेगा दानव खून, मार डालो, मार डालो। क्या मुझे नरम बना समझ रखा है? मैं ठंडे मन से खड़ा रहा, शरीर हिलाया, उंगलियां सफेद पड़ गईं, नाखून की स्किल चलाई। क्लोज टू मास्टर स्तर के मुझसे इन छोटे भिक्षुओं का सामना करना आसान था। 30 सेकंड में मारने की चीखें अचानक थम गई। भिक्षु की हंसी घबराहट में बदल गई। नामुमकिन, तू इतना ताकतवर कैसे बना? हैरानी की बात है, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। मैं अपने नाखूनों से टपकते खून को महसूस करते हुए मुंह के कोने से मुस्कान लाया। विलेन आमतौर पर बहुत बोलकर ही मरता है, ये सोचकर मैंने एक हाथ उसके सिर में घुसा दिया। 5 छेद, खून बह निकला। बाहर देखते हुए धीरे से बोला, मुखिया जी, अब भी सामने नहीं आएंगे? गुस्से भरी दहाड़ आई। मैं हाथ पीछे बांधे शांति से उसे आते देखता रहा। हंसते हुए बोला, गाली देना तो सब जानते हैं, तुम खुद हाथ नहीं उठाना चाहते ना, वरना इन्हें क्यों भेजते मरने के लिए? इनकी आंखें ठीक नहीं थीं, यही तो कीमत है। बूढ़े की तिरछी आंखें लाल पड़ गईं। गुस्से से भर गया। मैं और खुलकर हंसा। मैं सही था, तुम क्लोज टू मास्टर हो, मैं भी हूं, क्यों ना सदा करें? रास्ता बताओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। वो हंसा, अगर मुझे रास्ता पता होता तो यहाँ क्यों रहता? बेवकूफ, तुमने सही पकड़ा, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम पॉल्यूट नहीं हो, पर तुम भी यहाँ से जा नहीं सकते। यहीं रहो मेरे साथ, मैं तुम्हारा राज खोद कर निकालूंगा। वो पागलों की तरह हंसा। मुझे गुस्सा आया। सच में यहाँ से निकलना नामुमकिन है क्या? थाउजेंड बुद्धा माउंटेन की सुरक्षा दीवार सिर्फ अंदर आने देती है, बाहर जाने नहीं देती। इंसान हो या दानव। वो अर्थ रैट, आयरन टेल, ईगल कहाँ से आते हैं? मेरे पाले हुए हैं। मेरे शिष्य भी नहीं जा सकते। जिंदा रहना है तो दानव खाओ, दानव खाना है तो नुस्खे से पॉल्यूशन झेलनी होगी। उसे लगा मैं भाग नहीं सकता, इसलिए सब बता दिया। मुझे समझ आ गया, मेरा अनुमान सही था। बस वो दवाई का नुस्खा और भी है। उसने शव को देखते हुए अजीब मुस्कुराहट दी। उससे बचा रखा था, इसलिए शहद में सबसे छोटे शिष्य का मांस उबालना पड़ता है, रोज एक चम्मच, वरना पागल हो जाऊंगा। थाउजेंड बुद्धा माउंटेन नाम में 1000 बुद्ध हैं। पता नहीं था ना? मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा मतलब 3814 लोग, बस ये कुछ बचे हैं? वो बड़े गर्व से बोला। मेरे पेट में मरोड़ उठी। ये मंदिर नहीं, नरक है, तो तुम भी नहीं निकल सकते। मैं उसकी घमंडी शक्ल घूरते हुए गुस्से से जलने लगा। अभी शिष्य सब मर चुके हैं, तुम दवाई किससे बनाओगे? मुझे दानव खाने से डर नहीं लगता। चलो देखते हैं कौन पहले मरता है। वो आंसू बहाकर हंसा। अब सिर्फ मैं बचा हूं, ये शव मुझे 10-20 साल के लिए काफी है। और तुम मरोगे तो तुम्हारा शरीर भी मेरा होगा। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। मैंने कटाक्ष किया, मुझे खाना है तो हिम्मत है? अचानक मैं जोर से हंसा, उसे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों हंस रहे हो? मैं नहीं रुका, कमरे की तरफ बढ़ा, पर्दा खींचा, आग लगाई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। धीरे से बोला, अगर मैं सारे शव जला दूं तो तुम कितने दिन टिकोगे? उसका सिर से जैसे आग निकलने लगी। गुस्से से चीखा, हिम्मत मत करना। जोर से दहाड़ते हुए मेरा हाथ कांपा। लाइटर जमीन पर गिर गया। मोमबत्ती से पर्दा जलना शुरू हो गया। आग तेजी से फैलने लगी। वो पागल हो चुका था। ये सब उसकी संपत्ति थी। छोटे भिक्षु, तुम्हारे लिए आग में उसका चेहरा नरम पड़ा, जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो, पर उसमें से सिर्फ गुस्सा भरी दहाड़ ही आई। छोरे, तुम मरने को क्यों तैयार है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने बेगुनाहों जैसा चेहरा बनाया। बूढ़े, तेरे कदम छोटे हैं। हाथ फिसल गया मेरा। वो उठकर सीधा मेरी तरफ लपका। उंगलियां सफेद, नाखून चमक रहे थे। मेरा मन कंपा। परफेक्शन लेवल के ईगल नाखून के साथ भी मैंने ठंडी सांस ली। इसने कितने कोर खाए होंगे? पर मैं नहीं घबराया। मैं जियांगपिंग हूँ, बोतल भाई, क्लोज टू मास्टर का उस्ताद। बूढ़ा गुस्से में एक वार करता है। मैं झुककर बच गया, बाईं तरफ हट गया। उसकी कमजोरी नोट कर ली। स्पीड में कमी है। स्किल पूरी ताकत से दांव लगाया। हाथ का एहसास उसका थोड़ा नरम लगा। सिर उठाकर सामने देखा तो लगभग उल्टी करने वाला था। उसके हाथ की चमड़ी उखड़ी, अनगिनत नाखून के निशान दिख रहे थे। क्या तू बायो खेल रहा है? वो हंसा, दांतों में खून था। बायो? हाँ हाँ, समझ नहीं आया।
पर दानव पैदा करना है तो पहले खुद दानव बनना पड़ता है। इस हाथ ने अनगिनत आयरन टेल ईगल मारे हैं। आज तेरी किस्मत है। मैं किस्मत? जा तेरे भिक्षु की किस्मत। उसने ऊंची आवाज में बुद्ध का नाम पुकारा। बुद्ध कहते हैं अगर मैं नरक न जाऊं तो कौन जाए, जान ले लो। उसकी बांह कई परतों वाले नाखूनों में बदल गई। कोई भी कमजोरी नहीं दिख रही थी। पूरी चाल तेज और सटीक थी। मैं सिर्फ ईगल नाखून से बचा सका। शुक्र है उसकी सिर्फ एक बांह ही अजीब हुई थी। अचानक मेरी आंखें चमकी। मैंने एक स्लाइड लगाकर बूढ़े का शरीर संतुलन बिगाड़ दिया। बूढ़ा तुझे मारकर रहेगा, जैसा मैंने अंदाज लगाया था। ये बूढ़ा आधा अधूरा है। संतुलन बिगड़ते ही मैं फौरन झपटा, जोर से उसके बाएं पैर पर वार किया। बायां पैर टूट गया। उसकी आंखें सुन्न पड़ गईं, जैसे यकीन न हो कि इतने सालों की मेहनत से बनी आयरन सिल्वर आर्म इतनी कमजोर निकली। दायां पैर भी काट डाला। मैंने कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसा। छोटा सा भिक्षु, सच में मैं बहुत होशियार हूँ। बूढ़े, तू ही तो शेखी बघा रहा था। आजा। वो हैरानी में कैसे बात अधूरी रह गई। आंखें बंद हो गईं। मेरा हाथ पहले ही गिर चुका था। 5 खून के छेद। उसके सिर पर खड़ा होकर आखिरकार राहत की सांस ली। ये बुढ़ा मर गया। ऊपर से शांत दिख रहा था, पर दिल तेज धड़क रहा था। आखिर ये पहली बार था जब मैंने किसी को मारा। लड़ाई खत्म होने के बाद पता चला इस बूढ़े की स्पिरिट लेवल काफी अजीब थी। लड़ाई के दौरान उसने एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे स्किल नहीं आती या उसे भी नहीं आती, समझ नहीं आया। सोचने का मन नहीं था। मंदिर जल रहा था। आग आसमान छूने लगी। थोड़ा अफसोस भी हुआ, इस बार क्रैक में जाकर कोई फायदा नहीं मिला। कहानी जैसा नहीं हुआ। जीनियस को कोई अनोखा खजाना नहीं मिला। मैंने आह भरी, अभी बहुत छोटा हूं। अगर बूढ़ा जान पाता कि उसने अपने चारों हाथ पैर लगाकर आयरन टेल ईगल का शिकार किया, वो सिर्फ मुझे खिलाने और स्पिरिट लेवल तक पहुंचाने के लिए था, तो मुझे और चाहिए था। मैंने जले हुए बालों पर फूंक मारी। चेहरे पर कोई नुकसान नहीं देखकर थोड़े अफसोस के साथ पीछे मुड़ा। अलविदा थाउजेंड बुद्धा माउंटेन। अलविदा बूढ़े मुखिया जी। एक हल्की सी उदासी भी थी। वापस उसी रास्ते से। सारे दानव गायब हो चुके थे। अजीब लगा, पर सोचने का मन नहीं किया। ये दुनिया वैसे भी अजीब ही है। आखिरकार क्रैक का एंट्री पॉइंट मिल गया। चमक रहा था। मैं तुरंत बाहर निकल गया। रिसीव्ड। न्यूबी टीम अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। दोहराता हूं, न्यूबी टीम अपनी जगह पहुंच चुकी है। मुझे घबराहट हुई। तुरंत झाड़ियों में छुप गया। सिटी गार्ड टीम वर्दी पहने आ चुकी थी। 13वें शहर की काबिलियत वाकई तेज है, पर टाइम मैच नहीं कर रहा। ये टाइम क्रैक है। किताबों में पढ़ा था टाइम क्रैक बेहद खतरनाक होती है। जितनी देर भी अंदर बीते, बाहर वैसा ही समय ठहरा रहता है। 10 साल की प्रैक्टिस, बाहर बस 1 सेकंड। ऐसी क्रैक 80 मिलियन तक बिकती है। इतना कि पूरा सामाजिक तबका बदल जाए। बड़े परिवार इसे खरीदकर स्पेस फिक्स करते हैं। टाइम तेज करके जीनियस बच्चों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। मुझे सोचकर दिल में तकलीफ हुई। मैंने 10 बार सोचा, पर करूं क्या? इतना बड़ा मामला है, मैं संभाल नहीं सकता। मैं आंखें फाड़े न्यूबी टीम को नजदीक आते देखता रहा। हंटिंग ग्राउंड की तरफ 1 कदम, 2 कदम। पैर उठाकर आगे बढ़ा। अरे, गायब हो गया। मैं चिल्लाते चिल्लाते रुक गया। हंटिंग ग्राउंड की रोशनी अचानक बुझ गई। वो सारे क्लोज टू मास्टर उस्ताद लगभग गिरते गिरते बचे। सब हक्के बक्के रह गए। एक लड़की ने पूछा, कमांडर, हम अंदर गए थे? शायद। हो सकता है नहीं गए। कमांडर भी हैरान रह गया। कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने सारे नियम रटे थे, फिर भी पहली बार खुद पर शक हो रहा था। हंटिंग ग्राउंड खुद कैसे गायब हो सकती है? ऐसे जैसे छुपन छुपाई खेल रही हो। छोड़ो, चले। कमांडर ने सिर हिलाया। अभी भी 8वें लेवल का हॉलिंग मून डॉग का मांस नाश्ते में बचा था। सही समय, कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम किया, खाना शुरू। गोल मटोल पेट पर हाथ फेरा। बहुत सुकून मिला। यही तो असली जिंदगी है। पेट भरकर खाना ही खुशी है। पर ज्यादा देर सोचने का वक्त नहीं था। फौरन बर्तन धोकर सब पहले जैसा कर दिया। मम्मी पापा वापस आने वाले थे। हफ्ते भर का वक्त पूरा हो गया था। अब मुझे स्कूल जाकर बची हुई प्रैक्टिस क्लास भी लगानी थी। पहले जो समझ नहीं आता था, बस सो जाता था। अब अलग है। प्राइवेट ट्यूशन की गुंजाइश नहीं, पर मेरी अपनी पहचान है। प्रिंसिपल से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब मुझे जानते हैं। कुछ बातें पूछना कोई बड़ी बात नहीं। मुंह हाथ धोते वक्त भौहें सिकुड़ गईं। ये कब हो गया? किसने किया मेरे साथ ये? बाएं हाथ की कलाई पर एक लाल बिंदु था, तिल के दाने जितना। छूकर देखा। दर्द नहीं, खुजली भी नहीं, पहले नहीं था। क्या ये उस किताब का साइड इफेक्ट है, या कोई बीमारी लग गई? सुना है जो लोग बेतरतीब निजी जिंदगी जीते हैं, उन्हें एक बीमारी हो जाती है। पर जगह तो सही नहीं है। काफी सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आया। चलो बैठ ही जाता हूँ। अभी सफाई खत्म ही हुई थी कि दरवाजे का ताला खुला। पापा, मम्मी। मैं दौड़ते हुए बाहर गया। माँ की आंखें भर आईं। बदमाश, इन दिनों तो खूब मौज की होगी ना? जियांग वानली हैरान होकर मुझे देखते रहे। बेटा, तू तो बड़ा स्वस्थ लग रहा है। पहले जब मैं भूखा रहता था तो रंगत अच्छी कैसे रहती। इन 7 दिनों में मैं खाकर सूजा हुआ था, इसलिए चेहरा चमक रहा था। पर डर था कि वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कोई खास बदलाव नहीं है ना? यू यूजिंग ने अचानक ध्यान से मुझे देखा। मैं इस नजर को झेल नहीं पाया। शहर का छोटा राजकुमार झूठ कैसे बोले? बैग उठाकर भागते हुए बाहर निकल गया। चिल्लाकर बोला, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत छुट्टियां हो गई। जियांग वानली हैरान, बीवी, ये है हमारा बेटा? ये तो छुट्टी की भी परवाह करने लगा। मैंने डोंगफांग लान के घर वाली गली से बचते हुए घूमकर रास्ता लिया। स्कूल गेट पर पहुंचकर आंखें मली।
एक बच्चे की आवाज आई, बोतल भाई, आपने वादा नहीं निभाया। 7 दिन हो गए। पता है ना मैंने ये 7 दिन कैसे बिताए? मैंने माथा पीट लिया, भूल गया था। बिना समय सीमा वाला उपनाम टूटने वाला था। वादा तोड़ने वाला था तीसरे नंबर वाला भाई। किताब कब की खाने की डिश बन चुकी थी। फौरन दिमाग चला, अनसुना करने का ढोंग किया, स्कूल की तरफ बढ़ा। पीछे से एक छोटा बच्चा लगभग रोने वाला था। बोतल भाई, मुझे। मैं तेज चलता रहा। कूदते कूदते वो भी पीछे आया। गार्ड ने रोका। छोटे लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है, उसने नाक सुड़कते हुए कहा। तीसरा प्राइमरी स्कूल? मैं ले ये प्रैक्टिशनर स्कूल है ना, बड़ी बात नहीं, एक दिन मैं भी यहाँ आऊंगा। गार्ड मुस्कुराया। छोटी सहेली, मुझे पूरा भरोसा है। मिलेले ने आंखें तरेरी। तुम कौन हो? तुम्हारे भरोसे की मुझे क्या जरूरत? पीछे से आवाज गूंजी, बोतल भाई। गार्ड चकरा गया। मैं कोने में छुपकर लंबी सांस छोड़ी। तभी कंधे पर थपकी पड़ी। जियांग पिंग, छोटे बच्चों से भागकर स्कूल आना वाकई कमाल हो। मेरा शरीर तन गया। फौरन 8 दांत दिखाकर मुस्कुराया। लान लान, देख तो मेरे नए दांत आ रहे हैं क्या? हाल में दांत में दर्द रहता है। वो हवा में खड़ी थी, पूरे काले लिबास में प्रैक्टिस कर रही थी। घोड़े जैसी पोनीटेल ऊंची बंधी, चमकीली, सुंदर। आंखें झपकाना भूल जाओ। बाएं हाथ में तलवार, म्यान दानव की खाल से बनी, चमचमाती हुई। आधी निकाल कर बोली, जियांग पिंग, यकीन नहीं तो देख लूं काट कर। मैं पहली बार नहीं देख रहा उसे धोखे से खून सक लेते। आंखें और हाथ तेज चले, उसकी कलाई पकड़ी, मुस्कान भरकर। लान लान, सच में मुझे मत दोष दो। वो जो लड़का है ना, इतना भोला है, उसे दुनिया की सच्चाई से रूबरू ना कराता तो स्कूल के बाहर कैसे जीता? वो अभी भी तलवार खींच रही थी, पर चौंक गई। आज तेरे हाथ में जोर बहुत ज्यादा है, लगता है खाना नहीं खाया। तो क्या मेरी पड़ से तलवार नहीं छूट पाएगी? अभी जवाब नहीं दिया था कि बचाव आ गया। पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। मैं मुड़ा तो लगभग हंस पड़ा। लीजेमू भाई, टीचर ने शिष्टाचार नहीं सिखाया? वो गुस्से से पागल हो गया। ली परिवार का वारिस होकर मुझसे धोखा खाकर सरप्राइज भी गया और बहन से पिटाई भी झेली। पूरा हफ्ता जल रहा था। सोचा था अगले दिन ही बदला लेगा, पर मैं तो 7 दिन गायब रहा। मैं शायद कोई प्रैक्टिस ना कर सकने वाला रद्दी सा हूँ। यही सोचकर मेरे घुटने टेकने का सपना भी देखा होगा उसने। पर अगले दिन मैंने पूरे 7 दिन की छुट्टी ले ली। अगर छोटे मालिक की इज्जत की परवाह ना होती तो घर तक आ जाता कर्ज वसूलने। मामला बड़ा हो सकता था, इसलिए रुका रहा। अब सुबह सुबह मुझे नई लड़की का हाथ पकड़े देखकर वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से से चिल्लाया, जियांग पिंग, हिम्मत है तो चालाकी छोड़, अकेले में लड़ते हैं। चारों ओर के बच्चे इकट्ठा हो गए। बोतल भाई, टैलेंटेड बड़े मालिक, ये तमाशा 30 एपिसोड चल सकता है। वो और लोगों को देखकर और भी उत्साहित हुआ। ज्यादा लोग देखेंगे तो और मजा आएगा। जीत पक्की मान बैठा था। तभी एक ठंडी लड़की की आवाज गूंजी, ली, जिमू भाई, तुमने किसका हाथ गंदा पंजा कहा? चारों तरफ भीड़ चौंक गई। अरे, लान लान भड़क गई। नए बड़े मालिक बेवकूफ है क्या? कौन नहीं जानता लान लान बोतल भाई को सच में मारती है, और सचमुच प्यार भी करती है। पहले स्कूल के बाहर के गुंडों ने बोतल भाई को तंग किया था, तो लान लान ने उन्हें इतना पीटा था कि वो लगभग एक लेवल ऊपर पहुंच गए हों। ली जिमू भड़क गया, किसकी हिम्मत है? पर सामने खड़े को देखकर गुस्सा दबाया। लान लान, हट जाओ, ये मेरा और जियांग पिंग का मामला है। उसकी बांह ठंडी होकर मुझे पीछे खींच लिया, तलवार सीधे ली जिमू की तरफ। जियांग पिंग का मामला मेरा मामला है। सरप्राइज वापस चाहिए तो सपना देखना छोड़। उसे जैसे बिजली लगी, यकीन नहीं हुआ। दिल की धड़कन ने ही एक बेकार को हीरो बना दिया। गर्म खून सिर चढ़ गया, गला फाड़कर मुझ पर बरसा। जियांग पिंग मर्द है तो लड़कियों के पीछे छुपकर क्या मर्दानगी दिखाएगा? मैं मुस्कुराया। ऐसे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। हाथ के इशारे से बोला, छोटा पीला, तू जरा ली बड़े मालिक को समझा। उसने 2 मिनट में रोटी निगली, आगे आकर हाथ जोड़े। चारों तरफ से आवाजें आईं। वो नहीं थका, गर्व से बोला, ली बड़े मालिक, बाहर से आए हो ना, साउथ सिटी के नियम नहीं जानते? ली जिमू ने पूछा, क्या नियम? छोटे पीले ने आराम से कहा, बोतल भाई सबका है, सबकी जिम्मेदारी है उसे बचाना। आज तुम बड़े मालिक हो ये मत कहना, ना ही बड़े लोग हैं ये बताना। साउथ सिटी में बोतल भाई को हाथ लगाना गलत है। उसके एक बाल पर भी हाथ उठाया तो मैं छोटा पीला पूरे स्कूल को लेकर आऊंगा, यकीन है? अचानक धड़ाम से ली जिमू घबरा गया। सैकड़ों बच्चे अचानक डोंगफांग लान के पीछे आ खड़े हुए, कुछ हथियार लिए, कुछ कड़ी चीजें हाथ में लिए। सब एक साथ ली जिमू और मेरे बीच खड़े हो गए। इस नज़ारे को देखकर ली जिमू पीछे हट गया। मन में सिर्फ एक ही ख्याल, नामुमकिन है, मैंने पता किया था, ये बस एक बेकार लड़का है जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तुम सब उसका साथ क्यों दे रहे हो? और तुम भी, डोंगफांग लान, मुझ में क्या कमी है? तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो? तुम सबकी नजर में कोई सूझबूझ नहीं है। छोटे पीले ने चीख कर कहा, तुम्हारे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं। ली बड़े मालिक, तुमने ये खबरें किससे ली? ली जिमू आंखें फाड़ते हुए, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तो साफ पता है। ली जिमू ने पैसे देकर बच्चों से जानकारी निकलवाई थी, पर अगर मैं हमेशा सबकी छत्र छाया में रहा तो उसे क्या पता चलेगा? ये सब देखकर मुझे गर्व और भावुकता दोनों महसूस हुई, पर अब और देखना ठीक नहीं। मैं अभी दम खड़ा था, पर वो समझ गया कि खेल खत्म करना है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, एक कड़क आवाज गूंजी, सुबह सुबह पढ़ाई पर नहीं, यहाँ इकट्ठा। जियांग पिंग, बाहर आ। छोटा पीला सबसे पहले भागा।
बाकियों ने भी। बोतल भाई, माफ करना, दुश्मन से लड़ सकते हैं, अपनों से नहीं। ब्लैक फेस देवता आ गए, भागो। अभी अभी लड़ने के लिए तने हुए बच्चे पल भर में गायब हो गए। ली जिमू अभी होश में भी नहीं आया था कि मैंने डोंगफांग लान का हाथ खींचकर कहा, क्यों खड़ी है? नजारा खत्म, चल। पलक झपकते ही सिर्फ ली जिमू अकेला रह गया। अरे ब्लैक फेस देवता आ गए। ली जिमू को गुस्से से पूछा, तूने ये सब किया, तूने और जियांगपिंग ने? मैंने सोचा हाँ यही है, पर नहीं कह सकता। ये परिवार का वारिस टीचर से शिकायत करे फिर कैसे रहेगा? वो सिर झुकाकर चुप रहा। ब्लैक फेस देवता ने लिजिमो को देखकर थोड़ा सराहा। बस बता दे किसने किया, सजा नहीं दूंगा। लिजिमो फिर भी चुप रहा। इससे ब्लैक फेस देवता और खुश हुए। भीड़ लगाकर तमाशा, 50 चक्कर और 100 बार तलवार चलाना। क्लासरूम में डोंगफांग लान हाथ हिलाते हुए शिकायत कर रही थी, भागने का कोई फायदा नहीं। ब्लैक फेस देवता देखते ही समझ जाते हैं ये तेरी करतूत है। मैंने कंधे उचकाए। पकड़े जाने में और सिर्फ पता होने में फर्क होता है। वो कलाई मलते हुए शक से मुझे देखने लगा। बोतल, तेरी ताकत बढ़ गई है क्या? मैंने बहाना बनाया, शायद पेट भरकर खा लिया इसलिए। तेरे से जो खून सत उधार लिया था वो अच्छे से खाया मैंने। वो भौहें सिकोड़कर। अच्छा? उसे भरोसा नहीं हुआ। दूर टीचिंग बिल्डिंग ने उसकी बहन ली जिकिन हल्के से झुककर बोली, प्रिंसिपल जी, जिमो की परवरिश आपके हवाले। बूढ़े प्रिंसिपल ने आ भरी। जिकिन, सच में तू ही ली परिवार की विरासत के लिए सबसे सही है। कुछ काम तो किसी को करना ही है। मैं भाग नहीं सकती। बूढ़ा प्रिंसिपल चुप रहा। काफी देर। इतना कड़ा सबक दोगे? अगर वो टूट गया तो? जियांग पिंग, एक बेहतरीन सैंडस्टोन है, अगर सच में टूट गया तो क्या करोगे? ली जिकिन के होठों पर मुस्कान आई, तो एक और पैदा कर लेंगे। बूढ़ा प्रिंसिपल चौंका। बोलने के लिए शब्द नहीं मिले। ठीक है, आजमा लेते हैं। इधर ली जिमो मैदान में चक्कर लगा रहा था। 50 चक्कर, हर कदम जैसे मांस काटा जा रहा हो। थोड़ा धीमा होते ही बैक फेस देवता की गोली उसकी टांग पर लगती। दर्द होता, फिर भी वो लगातार चलता रहा। सुना है इसी तरीके से वो टीचर इंचार्ज बने। तीसरी मंजिल की खिड़की से छोटा पीला पास आया। बोतल भाई, देख, बड़े मालिक पकड़े गए, फिर भी हमारा नाम नहीं लिया। मैं और डोंगफांग लान एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। सोचा था मुझे वापस खींचकर सजा दिलवाएगा, पर उसने अकेले सब झेल लिया। मैं आंखें सिकोड़कर उसे देखता रहा। डोंगफांग लान धीरे से बोली, लगता है ली जिमो भी मर्द निकला। क्लास में टीचर वाइट आ रहे थे। सबकी सांसें अटक गईं। कोई भी उनकी क्लास बंक करने की हिम्मत नहीं करता। मैं सीधा बैठकर ध्यान से सुनने लगा। डोंगफांग लान चोर नजरों से देखते हुए बोली, तुम अजीब लग रहे हो। स्कूल के बाद पहली बार तुम्हें ध्यान से पढ़ते देख रही हूँ। मैंने हाथ हटाया। डिस्टर्ब मत कर। वो नाराज होकर पेन की नोक मुझे चुभो देती है। मैं जोर से चिल्लाया। पूरी क्लास हंस पड़ी। वाइट टीचर की नजर घूमी। जियान पेंग, इस सवाल का जवाब दो। उन्होंने बिना सोचे डोंगफांग लान को नजरअंदाज कर दिया। इतनी अच्छी बच्ची कभी शरारत नहीं करती। जाहिर है फिर मैं ही होऊंगा। मैं चुप। बोलना बेकार। आदत ही जान के दुश्मन है। मैं ब्लैक बोर्ड पर सवाल देखकर सोचता रहा। एनर्जी का इस्तेमाल। अचानक मन उखड़ गया। काश एनर्जी चला पाता। उस बूढ़े भिक्षु से लड़ते वक्त सिर्फ शरीर की ताकत पर ही निर्भर रहा। खुद को समझाने का कोई फायदा नहीं। सबके चेहरे देखकर ही पता चल जाता है। वाइट टीचर, आप ही बता दीजिए मुझे कैसे सजा देनी है। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। यहां तक कि वाइट टीचर के चेहरे पर भी हंसी की झलक आ गई। ये बच्चा बहुत ईमानदार है। टीचर ने आखिरी कतार की तरफ इशारा किया। मैं फौरन समझ गया, वही पुराना तरीका। पर इस बार मैं नोटबुक और पेन साथ ले गया। वाइट टीचर पढ़ाना जारी रखते हैं। ऐसी छोटी घटनाएं उन्होंने बहुत देखी हैं। बच्चों, ध्यान दो। इस साल तुम सबकी तेजी से तरक्की का समय है। ज्यादातर लोग क्लोज टू मास्टर पार करने की कोशिश करेंगे। पार कर पाओ या नहीं, ये कई बड़े कॉलेजों के दरवाजे का सवाल है। ध्यान से सुनो। प्रेरणा देने के लिए मैं आज एनर्जी के उपयोग की खास बात बताऊंगा, कहकर उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर लिखा। फिर डोंगफांग लान की तरफ देखा। नजर में हौसला। सब समझ गए ना? डोंगफांग लान जल्दी ही पार कर लेगी। किसी को ईर्ष्या हुई, किसी को हैरानी, पर किसी को अजीब नहीं लगा। जीनियस से यही उम्मीद होती है। एनर्जी का इस्तेमाल ही स्पिरिट रियलम का सबसे जरूरी हथियार है। जो एनर्जी नहीं चला पाता वो देखने में डरावना लगे, पर असल में कमजोर होता है। आज टेक्निक स्ट्रक्चर से समझाना शुरू किया। ताकत में एनर्जी कैसे लगाई जाए। पहले सांग युआन लांग की विंड चेज टेक्निक की बात। डोंगफांग लान मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। वो सांग युआन लांग के अंदरूनी सार को समझ रही थी। व्हाइट टीचर को साफ पता था वो सब समझ रही है। बाकी जो समझ नहीं पाए वो भी नई चीज सीख। व्हाइट टीचर उत्साह से पढ़ाते रहे। डोंगफांग लान ने पन्नों पर पन्ने भर लिए। जब क्लास खत्म होने वाली थी मैं रुक नहीं पाया। हाथ उठाकर उत्सुकता से व्हाइट टीचर को देखा। सर, मेरा एक सवाल है। आयरन टेल ईगल के नाखून की ताकत कैसे इस्तेमाल की जाती है? पूरी क्लास मुड़ी। व्हाइट टीचर ने मजाक में कहा, अरे वाह, बोतल भाई भी कभी सवाल पूछेगा। ये चीज तेरे से बहुत दूर है। तू पहले सोच कि झमेला कैसे ना करे। यही हमारा रिश्ता है। जैसे किसी बीमार व्यक्ति के साथ ज्यादा ध्यान दोगे तो वो और बुरा महसूस करेगा। असली दोस्त तुम्हें फुटबॉल खेलने खींचते हैं, गोलकीपर बनाते हैं, अपाहिज नहीं समझते, ना ही आम इंसान। इसलिए कोई भी मेरी प्रैक्टिस ना कर पाने की बात छुपाता नहीं। सब सहज लेते हैं। सब मिलकर मजाक बनाने लगे। हाँ बोतल भाई, तू तो बस पेट भरने की सोच। स्पिरिट रियलम तेरे से बहुत दूर है। हे।
बोतल भाई, ऐसा मत करना, हमें अजीब लगेगा। साथ में स्कूल फेल होने का वार था। तू टीम छोड़ के जा रहा है क्या? पहले होता तो मैं भी टीम में लौट आता, पर अभी मेरे पास वक्त नहीं था। बिना खींचे बोला, सब चलो हट जाओ, मैं वाइट टीचर से गंभीर बात कर रहा हूँ, क्यों बीच में आ रहे हो? इस गंभीर बात में पूरी क्लास को हंसा हंसा कर पागल कर दिया। छोटे पीले ने पेट पकड़कर टेबल बजाई, अंगूठा दिखाया। बोतल भाई, तुम ही तो हो। ये मजाक इतना मजेदार था कि मैं भी झल्ला गया। इन बच्चों को सच में मुझ पर भरोसा नहीं। इतने समय से प्रैक्टिस ना कर पाने का दर्द मुझे कैसे नहीं होगा। कौन नहीं चाहता एक बार सबकी बोलती बंद करे, पर पता है जुबान से कुछ नहीं होगा, क्यों ना असलियत से बताया जाए। मैंने फैसला किया, कुछ करके दिखाना है। दाहिना हाथ जोर से आगे बढ़ाया, पीछे वाले ब्लैक बोर्ड की तरफ मास्टर लेवल की स्किल चलाई। 5 उंगलियां चली, हल्की सी लाल रोशनी दौड़ी। पल भर में ब्लैक बोर्ड में 5 गहरे छेद बन गए। पूरी क्लास खामोश, समय जैसे थम गया। डोंगफांग लान का मुंह हाथ से ढका। छोटा पीला, बड़े देंग भाई, व्हाइट टीचर सब जगह जैसे जम गए। अभी अभी वो जोश, वो लाल रंग की एनर्जी साफ लिख रही थी। मैं जियांग पिंग स्पिरिट रियलम तक पहुंच गया। सबकी हैरान नजरें देख मुंह के कोने से मुस्कान आई। हाथ पीछे बांधे नजर घुमाई। क्लास के दोस्तों, ब्लैक बोर्ड बहुत नाजुक है, थोड़ा सिर उधार दे दो प्रैक्टिस के लिए। गुस्से भरा एनर्जी फ्लो आसमान तक पहुंच गया। डोंगफांग लान की आंखों में आंसू आए। जोश में, बोतल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटा पीला और बाकी लोग फौरन जाग गए, पागलों की तरह दौड़ते हुए मुझे गले लगाया। हे भगवान, बोतल भाई तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी क्लास फट पड़ी। टीचर की क्लास चल रही है, ये भूल गए, पागलों की तरह घेर लिया। अरे यार, बोतल भाई प्रैक्टिस कर सकता है। भगवान ने सुनी, बोतल भाई प्रैक्टिस कर सकता है। सब मुझे घेरे खड़े थे, खुद की तरक्की से भी ज्यादा खुश थे। हवा में उछाला जाकर मुझे अचानक बड़ा अजीब लगा। पहले शक करते, फिर सवाल उठाते, फिर मुझसे अकेले लड़कर हार जाते, आखिर में सबके सामने वापसी होती। ऐसा होना था ना, अभी इतना प्यार। यह मुझे बड़ा अजीब लगा। कोई सीढ़ियों की तरफ दौड़कर चिल्लाया, गुड न्यूज, बोतल भाई प्रैक्टिस कर सकता है, सब जल्दी आओ। पल भर में पूरी मंजिल हैरान रह गई। हर क्लास से सिर बाहर झांकने लगे। जियांग पिंग, बोतल भाई प्रैक्टिस कर सकता है। पूरा माहौल फट पड़ा। अनगिनत लोग क्लास के बाहर जमा होकर मुझे उछलता देख रहे थे, हैरान। यहाँ तक कि टीचर भी देखने आ गए। मैं सोचा था पुराना बदला निकालूंगा, पर बन गया सबका तमाशा। एक एक चेहरा जैसे बंदर देख रहे हो। मैंने चुपचाप चेहरा ढक लिया, ऊपर नीचे उछलते हुए। आखिर वाइट टीचर ने आवाज लगाई, सब देख लिया, वापस क्लास जाओ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। मिस्टर ली, तुम भी ऐसे ही पढ़ाते हो? सब यहाँ क्यों दौड़े? बच्चे डर गए, चुपचाप बिखर गए। धड़ाम की आवाज के साथ मैं अभी भी हवा में था। इन कुत्तों के बच्चों, मैं अभी भी हवा में हूँ। रोने का मन कर रहा था। अच्छा खासा शो ऑफ कहाँ का सर्कस बन गया। डोंगफांग लान ने कई बार मुझे सहारा देकर उतारा, आंखों में आंसू। बोतल, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? कब हुई? सबकी नजरें मुझ पर। मैं उसके सहारे संभल पाया। याद है वो एक काली तूफानी रात थी, मुझे एक बूढ़ा मिला। उसने कहा, बेटा तुझमें मैंने सदियों में ना दिखने वाली प्रतिभा देखी है। सारा माहौल परीक्षा जैसा। व्हाइट टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर हाथ मारा। सब चुप, दूसरी क्लास के बच्चे वापस अपनी क्लास जाओ। भीड़ छट गई। मैंने राहत की सांस ली। व्हाइट टीचर ने मेरी तरफ देखा, बोतल मेरे साथ चल, बाकी सब सेल्फ स्टडी करेंगे, जो बात करेगा कल उसकी प्रैक्टिस डबल। पूरी क्लास खामोश। मुझे पहले से पता था वो पूछेंगे, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। मुझे कॉलेज जाना है, संसाधन चाहिए, खुले तौर पर प्रैक्टिस करनी है, इस बोतल भाई नाम की इज्जत रखनी है। रास्ते में खामोशी रही। व्हाइट टीचर अचानक हंसे, प्रिंसिपल के ऑफिस चल। उन्हें भरोसा नहीं कि मैं सिर्फ बीमारी ठीक होने से ऐसा हुआ। खट खट खट, अंदर गया। बूढ़े प्रिंसिपल सफेद बालों वाले सामने फ्रंट लाइन रिपोर्ट पढ़ रहे थे। फिर से झमेला किया। उन्होंने मुझे घूरा। मैं घबराया नहीं, सिर हिलाया। व्हाइट टीचर बोले, जियांग पिंग प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ ऊपर बताना ठीक नहीं लगा। प्रिंसिपल का चेहरा हिला, कुर्सी से चिपक गए। क्या? व्हाइट टीचर ने इशारा किया, आप ही बताओ। मैं प्रिंसिपल की तीखी नजर से मिला। पिछले हफ्ते आपसे मिला था, मैंने वो खून सत पी थी जो आपने दी। सो गया, ठीक हो गया। इसलिए वो खून सत कहाँ से आई? कुछ खास थी क्या? प्रिंसिपल मुंह फाड़कर देखते रहे। मैंने बहाना बनाया, ऐसे ही झूठ बोलता रहा, सच नहीं बता सकता था। दानव प्रेत खाने से ताकत मिलती है, ये कोई मानेगा नहीं। पर जो चीज समझ नहीं आती, वो प्रैक्टिस ना कर पाने से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रिंसिपल ने फोन उठाया, आवाज सख्त, हेलो, पिछली बार तुमने जो दानव खून सा दी थी, वो असल में कहाँ से आई थी? फोन के दूसरी तरफ उनका बेटा विशेष टीम था। फोन उठाते ही हैरान रह गया। पापा? बूढ़े प्रिंसिपल ने फोन रखते ही अचानक मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया। साले शैतान, सच में तेरी किस्मत अच्छी निकली। वो खून सत मेरे बेटे के किसी डिपार्टमेंट से आई थी, मुझे भेंट में दी गई थी। सोचा नहीं था तुझे मिल जाएगी। सुना है किसी बीस्ट किंग की खून सत थी, मुझे भी अभी पता चला। अगर पहले पता होता तो कतई नहीं देता तुझे। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने तो बस झूठा बहाना बनाया था। वो खून सत मेरी अनगिनत खून सत चखी हुई जुबान के हिसाब से तो कुछ खास लगी ही नहीं थी। वाइट टीचर चौंक गए। क्या बीस्ट किंग की खून सत आपने इसे दे दी? सबने कहा था तुम्हें पता नहीं था ना? बूढ़ा प्रिंसिपल बेपरवाह होकर बोला, किसे पता था बीस्ट किंग की है? सरप्राइज मेरी भी गलती है।
मेरा बेटा ठीक से बताता तो। कहा था मेरी सेहत सुधारने के लिए है, ये सस्ते वाले को मैंने दे दिया। फिर वाइट टीचर की तरफ मुड़कर बोले, वाइट तुमने बहुत अच्छा किया, जब कारण पता चल गया है तो जाओ क्लास लो, और तुम ब्लैक बोर्ड में 5 छेद किए हैं इसकी भरपाई करो। मैं तुरंत घूरता रहा, प्रिंसिपल जी आप भी ना, स्कूल इतना बड़ा है, इतना नहीं दे सकता। और मैंने जानबूझकर नहीं किया। अभी भी नहीं मानता, सब मुझे शक करते हैं। बूढ़ा प्रिंसिपल कहकर हंसा, यकीन नहीं, मुझे भरोसा है, कौन नहीं जानता तू बोतल भाई है। तुझे पता है साउथ सिटी एजुकेशन की बदनामी वाला नाम मुझे कैसे मिला? मैं तुरंत चुप हो गया। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। आखिर मुफ्त का खाना खाकर मुंह कैसे खोलूं? चुपचाप वाइट टीचर पीछे बाहर निकला। हौले से पूछा, वाइट सर आप इतने कंजूस तो नहीं ना? वाइट टीचर के मुंह का कोना उठा, ये तेरे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। चल ट्रेनिंग रूम, देखते हैं तेरा एनर्जी लेवल असल में क्या स्थिति में है। बीस्ट किंग की खून सत इतनी असरदार है क्या? बीस्ट किंग यानी हाई लेवल दानव की खून सत ये आम प्रैक्टिशनर्स के हाथ में आती ही नहीं। अभी अगर किसी ने खाई है, स्कूल के एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लॉक कर दो, बिना ये लेवल एक्सेस चेक ना करने देना। फोन पर दूसरी तरफ हैरान, सर ये तो मुझसे गलती करवा रहे हैं। गलती की बात मत कर मुझसे, बूढ़ा प्रिंसिपल गुस्से से चिल्लाया। जब तू गलतियां कम नहीं करता था तब क्या मैंने तेरी सफाई नहीं की? आज तू यहाँ है इसीलिए ना, अभी मुझसे ये अंदाज दिखा रहा है। टीचर मैं मान गया, चलो ठीक है, ये काम मैं नहीं करूंगा, फ्रंट लाइन जाऊंगा। बूढ़ा प्रिंसिपल तब मान गए, यही सही है। ये लेवल पूरा एक्टिवेट कर दिया गया, क्योंकि मेरी प्राइमरी फाइल में कुछ प्रॉब्लम था। शरीर के टेस्ट में 4 शब्द लिखे थे, जीरो स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी एनर्जी शरीर के अंदर नहीं जा सकती, हमेशा के लिए प्रैक्टिस ना कर पाना। पर मुझे याद है, जीरो स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। आज की गाइडिंग टेक्निक सिस्टम भी ऐसे ही एक व्यक्ति ने बनाई थी। वो शख्स एक गॉड था, इसीलिए बूढ़ा प्रिंसिपल मुझे खास तवज्जो देता है। थोड़ी देर बाद जवाब आया, हाँ टीचर ठीक है, फिर मुझसे ये काम मत करवाना वरना मैं छत से कूद जाऊंगा। बूढ़ा प्रिंसिपल फौरन फोन काट देते हैं, काम ना करना है, बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे करने वाले। फोन फिर बजता है, हेलो। उनका बेटा काला यूनिफॉर्म पहने, चेहरा हैरान। पापा अभी फोन पर आपने ईस्ट किंग खून सद बोला था, वो क्या चीज है? बूढ़ा प्रिंसिपल फौरन डांटते हैं, वक्त मिले तो एक बार घर आ, फिर बताता हूँ। फोन काट दिया। ये बूढ़ा वाकई बूढ़ा हो गया है। रियल ट्रेनिंग रूम में वाइट टीचर मुझे टेस्ट करते हुए देख रहे थे। मैंने उत्साह से हाथ हिलाया। 5 उंगलियों पर खून एनर्जी नसों जैसी मोटी होकर 10 मीटर दूर टेस्ट रूम की तरफ सीधे दागी। पत्थर की सुस्त आवाज आई, टहनियां उछली। वाइट टीचर ने कहा, यह एनर्जी को शरीर से बाहर भेजना है, क्या यही है वो चीज? वाइट टीचर का मुंह खुला रह गया। अजीब बच्चा है, अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी भी नहीं जानता था, अभी शरीर से बाहर हमला कर रहा है। 2000 शोल्डर की दूरी, आर्म स्पिरिट रियलम वालों से 3 गुना ज्यादा। सर मैं जीनियस हूं क्या? आपने ये ट्रिक सीखने में कितना वक्त लगाया था? वाइट टीचर का मुंह कोने से फड़का। बहुत मन था एक थप्पड़ लगाने का, पर टीचर की इज्जत रखते हुए हल्के से मुस्कुराए। जियांग पिंग, तेरी ये स्पीड अपने हम उम्र में समझने की काबिलियत के हिसाब से अच्छी है, पर टीचर से तुलना में अभी कम है, खासकर प्रिंसिपल के बेटे से। वो तो बिना गुरु के खुद ही सीख गया था। मेरी आंखें फैल गईं, यकीन आ गया। ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा। सर किताब में पढ़ा है एनर्जी का रंग एलिमेंट के हिसाब से होता है। पीला मतलब अर्थ एलिमेंट, लाल मतलब फायर एलिमेंट। मेरा फायर एलिमेंट है क्या? वाइट टीचर ने चेहरा मला। फायर मेरी टांग, ये तो ब्लड रेड हो, इसका फायर से क्या लेना देना? मैं चुप हो गया। तो फिर मेरा क्या है? मैं बचपन से खून सत ज्यादा पीता आया हूँ, हो सकता है ब्लड एलिमेंट हो, किताब में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। वाइट टीचर ने सोचा, पर उन्हें लगा शायद बात सही हो। तेरी बात भी सही हो सकती है, ये मुझे भी समझ नहीं आया। कॉलेज में शायद किसी को पता हो। हम ट्रेनिंग रूम में आधा दिन रहे। मैंने स्पिरिट टेक्निक, गाइडिंग टेक्निक और नाखून का इस्तेमाल सीख लिया। हाथ पर खून जैसी कवच जैसी नाखून उभरी। हमले और दूर से वार दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। मैं देखता रहा, ये चीज कैसे भी देखो कुछ अजीब है, कोई बड़ी बात नहीं समझी। जहां तक हाउलिंग मून डॉग की स्किल की बात है, मैंने नहीं बताई। कोर की बात समझाना मुश्किल था, धीरे धीरे खुद ही समझूंगा। पर भरोसा है, एक समझ में आते ही सब समझ आएगा। पहले आयरन टेल ईगल की नाखून वाली स्किल समझ लूं, फिर हाउलिंग मून डॉग की भी समझ लूंगा, देर नहीं होगी। पेट सहलाकर मैंने व्हाइट टीचर से विदा ली। क्लास लौटा तो सब खुशी से घेर लिया, सवालों की झड़ी लगी, मैं तंग आ गया। बकवास बंद करो, और बोले तो कूद जाऊंगा। दरवाजे के बाहरली जिमू पूरा ठंडा, मुझे घूर रहा था। अच्छा तो मुझसे सुअर बनकर बाघ का शिकार खेल रहा था? जियांग पिंग, क्या ये स्पिरिट रियल नहीं है? 20 दिन दे रहा हूं, मुझे जरूर पकड़ लूंगा, फिर तुझे हरा कर दिखाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। थोड़ा बुरा तो लगा, पर उत्साह भी आया। अच्छा लड़का, अब क्या बहाना बनाएगा इनकार का? अगर मैं खुलेआम तुझे हरा दूं तो सब वापस मिल जाएगा। स्कूल के बाद मैं जल्दी निकल गया, पूछताछ से डरकर। एक और काम बाकी था, तीसरे प्राइमरी वाले छोटे भाई की कॉमिक बुक नहीं, अभी भी दुकान पर देनी बाकी है।
अंधेरा होते होते घर पहुंचते पहुंचते करीब 8 बज गए। पहले इतनी देर से घर आने की हिम्मत नहीं होती थी, अब क्लोज टू मास्टर हूं तो हिम्मत बढ़ गई। बैग पीठ पर डाला, अचानक माथा थपथपाया। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मेरे पास सब लेवल है, अगर एनर्जी पैरों में डालकर उछलूं तो ये छोटी सी दीवार तो कुछ भी नहीं। हथेली पर थूक रगड़ा हूँ, दोनों पैरों में एनर्जी घुमाई। उत्साहित होकर सच में हो पाएगा, जोर लगाया, तोप के गोले जैसे तेजी से उड़ा, आराम से बाउंड्री वॉल के अंदर उतरा। हो गया, सच में हो गया। ये एनर्जी बहुत बढ़िया है। पैरों को दबाते छिपाते कमरे की तरफ बढ़ा। यूजिंग की खांसी सुनाई दी। बेटा, कहाँ जा रहा है? सिर उठाकर देखा तो माँ मुस्कुरा रही थी, पर आंखें लाल थीं, जाहिर है रोई थीं। माँ, आपने खाना खाया? यूजिंग हंसती हुई समझदार बेटे को देखकर आखिर रोक नहीं पाई। बेटा, तेरी बीमारी सच में ठीक हो गई? मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ ठीक हो गई। प्रिंसिपल ने आपको बताया? उन्होंने मुझे थपकाया। बदमाश बच्चा, ठीक होकर भी हमें नहीं बताया। अगर बूढ़े प्रिंसिपल ने ना बताया होता तो कब तक छुपाता? हे, मैं मुस्कुराया, इसलिए क्योंकि डर था खुशी झूठी ना हो जाए। अब ठीक है, अब घर में हर बात इतनी टेंशन में नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ भाई, आज मैं कॉस्मेटिक शॉप के पास से गुजरी, कहती है नया आया है, आजमा ले। पर्स से छोटी बोतल निकाली। उन्हें बहुत रोना आ रहा था पर रो नहीं सकती थी। बेटा इतना समझदार पर बहुत जिद्दी भी, पैसे उड़ा देता है। माँ बेटा आंगन में बातें करते रहे, पापा चुपचाप सिगरेट पीते सुनते रहे। आज माहौल खुशनुमा था। बेटे की बीमारी ठीक हो गई, वो लोग आखिरकार एक नॉर्मल परिवार जैसे जीने लगे। पर अचानक फ्यूनरल हाउस की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ी। बोतल अब ठीक होने के बाद क्या सोचा है? जियांग वानली सावधानी से पूछते रहे। डर था मेरे दिल को चोट न लगे। मैं इतना समझदार हूं, तुरंत समझ गया। याद आ गई अपनी पहचान, फ्यूनरल हाउस के हेड का उत्तराधिकारी। सोसाइटी में सब ठीक ठाक होते हुए भी हाई स्कूल एग्जाम में जाने के लिए जटिल प्रोसेस है, साथ ही एक अनकहा नियम है। ये काम शुरू करो तो 3 पुश्तों तक निभाना पड़ता है। खुद से ये काम कोई कम ही करता है, शरीर पर असर पड़ता है, पॉल्यूशन का खतरा भी है। लोग इसे प्यार भी करते हैं, नफरत भी। प्यार क्योंकि पैसा है, नफरत क्योंकि सीमाएं हैं, बाद की नस्लों पर भी असर पड़ता है। मैं खुशी में इतना डूबा था कि ये बात ही भूल गया। सब मेरे भविष्य की बात सोच रहे थे, बिना सोचे मेरी पहचान भूल गए। पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? वो झिझकते हुए बोले, क्यों ना मैं ही ये काम आगे संभालूं? तुझे कोई रास्ता निकालकर कॉलेज भेज दें? नॉर्मल एग्जाम से नहीं चलेगा ना? मुझे परेशान ना करने के लिए मैंने 8 दांत दिखाए। मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा आप कहें। यूजिंग को ये पसंद नहीं आया। बेटा इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर भी नॉर्मल तरीके से स्कूल नहीं जा सकता। ये तो सब हमारी वजह से। क्यों ना बूढ़े प्रिंसिपल से पूछें, शायद कोई हल निकल आए। जियांग वानली की आंखें चमक उठीं। हाँ सही कहा। जल्दी से फोन मिलाया। जब उन्होंने सारी बात बताई, बूढ़ा प्रिंसिपल फोन पर बुरी तरह गालियां देने लगा। जियांग वानली, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, पहले ही तुझे मार देना चाहिए था। खुद कोई तरक्की नहीं की, अब बोतल को भी घसीटना चाहता है। सोचना भी मत। फ्यूनरल हाउस में क्या बुराई है? ये भी 13वें शहर के लिए योगदान है ना? तूने जो बोला वो सिर्फ अनकहा नियम है, कौन खुलकर बोलता है इसे? इसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। बदमाश, तेरी बीवी कहाँ है? उसे फोन दे। माँ को डांट खाकर सिर नीचे था। यूजिंग घबराते हुए फोन उठाया। पति डांटे जाने पर हिम्मत करके बोली, टीचर मैं यूजिंग हूँ, आपकी सेहत ठीक है ना? मैंने देखा वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा हो। हंसी दबानी पड़ी। बूढ़े प्रिंसिपल की टोन अब नरम हो गई। तुम लोगों की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, बोतल की चिंता मत करो, मेरा अपना इंतजाम है। तुम्हारी सीनियर पर बात यह है, वो बच्चा फ्रंटलाइन ज्वाइन कर गया, आखिर में मिलिट्री की सिफारिश पर कॉलेज पहुंचा। बेफिक्र रहो, बोतल को यहाँ कोई देरी नहीं होगी, मैं उसके सीनियर से बात कर लूंगा। माँ इतनी भावुक हो गई, आंसू लगभग गिरने वाले थे। बूढ़ा प्रिंसिपल हल्के से खांसा, कम रो, बूढ़ा हूं, बर्दाश्त नहीं होता। माँ ने आंसू रोक लिए, गिरने नहीं दिए। काफी देर बात करने के बाद फोन रखा गया। पूरा परिवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने मेरा सिर सहलाया। बोतल, इंसान को हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। तेरी जान साउथ सिटी के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर बचाई है। जहां भी रहो ये बात हमेशा याद रखनी है। मैंने हूं कहकर सहमति दी। बच्चा ठीक हो गया, ये काफी है। तीनों ने साथ बैठकर बड़े दिनों बाद पेट भर खाना खाया। जियांग वानली ने मुझे थोड़ी शराब भी पिला दी। रात 10 बजे तक जागते रहे, फिर सोए। ये घर आज से फिर से जिंदा हो गया। नशे में झूमते हुए मैं बिस्तर पर लेटा। हालांकि आज दानव का मांस नहीं खाया था, फिर भी पहले जैसी भूख महसूस नहीं हुई। लगता है पिछले कुछ दिन इतना खा लिया था कि एक बार ना खाना कोई फर्क नहीं डालता। जैसे पुराने समय में लोगों के पेट में पानी भरा हो, एक दो बार ना खाने से कोई असर नहीं पड़ता। बस एक ही समस्या है, अब से कोई गुप्त ठिकाना ढूंढना पड़ेगा और घर में काम करते वक्त चुपके से दानव का मांस पॉलिटिकली खाना पड़ेगा।